begin this meeting. So सबसे पहले I want to ask, इसमें से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं? मतलब क्या पता करते हैं कि नहीं करते? हाथ उठाइए तभी तो पता चलेगा बच्चों से प्यार करते हैं, जो वाकई बच्चों से प्यार करते हैं, राइट? सो लेट मी आस्क अ क्वेश्चन कि आपके पास दो ऑप्शन है. पहला कि आप अपने बच्चे को वो सारी सुविधाएं दे दें जिससे आपका बच्चा खुश रहे पूरी लाइफ में. दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है? आप अपने बच्चे को वो सारी सुविधाएं दे दें जिससे आपका बच्चा अपनी लाइफ में खुश रहे. दूसरा, आप अपने बच्चे को इस लायक बना दें कि वो सारी सुविधाएं अपने आप अपने लिए इकट्ठा कर सके. कौन सा ठीक, पहला कि दूसरा? आप फिंगर दीजिए, आवाज आएगी नहीं. अब देखिए, एक पेड़ की दो डालें. कितनी डालें? दो. एक वचन की, एक कर्म की. कौन सी? अगर पेड़ की दो डालें होंगी, एक वचन की एक कर्म की, अगर फल लगना होगा तो किस पे लगेगा? कर्म की डालों पे. और हमारा क्या ना, वचन की डालों पे लगा लेना चाहते हैं. हम चाहते हैं, हमने बोल तो दिया, लग क्यों नहीं रहा? कर्म की डाल पे लगाना नहीं चाहते. जैसे बचपन से लेके आज तक आपने इस कहावत को 500 बार सुना होगा, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय. और हर आदमी लगा हुआ है एक बंगला और बना दे अपने बच्चे के लिए, हर आदमी लगा हुआ है एक बिल्डिंग और बना दे, एक कार और ले दे, 1 लाख रुपए और इकट्ठा कर दे. क्या है? और हम कहते भी हैं, जिस आदमी का बच्चा नहीं होगा, जिसका परिवार नहीं होगा, उसके लिए क्या बोलेंगे? अभी ये क्या रिश्वत लेगा, क्या ही ये करेगा, किसके लिए करेगा, इसका तो कोई परिवार है ही नहीं. तो मतलब क्या तुम रिश्वत अपने बच्चे के लिए लेते हो? तो एक तरफ तुम बोलते हो कि हम अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं ऐसा कि वो सुविधाएं अपने आप ले सके, और दूसरी तरफ आप उसके लिए सब कुछ इकट्ठा कर लेना चाहते हो. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं बात करने से बात बन जाएगी. बात करने से बन नहीं सकती. तो आज इस मीटिंग का जो सूत्र है, आज ये जो पूरी वर्कशॉप का सूत्र है, वो एक ही है कि कर्म बदलने से भविष्य बदलेगा. रिजल्ट नहीं बदल सकता जब तक हम कर्म अपने ना बदलें. इसके साथ है कि नहीं? क्या बदल सकता है बिना कर्म बदले? नहीं. तो इस पूरी मीटिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अगले साल से, जो केजी तक आपका बच्चा हमारे साथ चला है, अगले साल से हम किन किन कर्मों को बदलने वाले हैं और उन कर्मों से कौन कौन सा रिजल्ट बदलेगा. तो फिर मैं आपको दो रास्ते देता हूं. पहला रास्ता कि हम ऐसी पढ़ाई कराएं, और ध्यान से सुनिएगा, हम ऐसी पढ़ाई कराएं कि आपके बच्चे का कोर्स पूरा करा दें. ऐसी पढ़ाई कराएं कि आपके बच्चे का कोर्स पूरा करा दें. और दूसरा, ऐसी पढ़ाई कराएं कि आपके बच्चे को कोर्स पूरा करने के लायक बना दें. पहला, ऐसी पढ़ाई कराएं कि आपके बच्चे का कोर्स पूरा करा दें. दूसरा, ऐसी पढ़ाई कराएं कि आपके बच्चे को कोर्स पूरा करने के लायक बना दे. कौन सा ठीक, पहला कि दूसरा? अच्छा, चल कौन सा रहा हर जगह? जब मैं हर जगह बोलता हूं तो अपने स्कूल को अलग नहीं बोल रहा. पहली बात तो ये मेरे को तुर्रम खानी बन रहा कि मेरे यहाँ कुछ अलग चल रहा है. अभी तक यही चलता आया हमारे यहाँ भी और किसी और स्कूल में भी. क्या? कि कुछ ऐसा पढ़ा दिया जाए कि बच्चे का कोर्स पूरा हो जाए. और बात क्या है कि बच्चे को कोर्स पूरा कराने के लायक. अब मुझे बताओ कि इन दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे कि एक होंगे? अलग ही अलग होंगे. अब अगर हम गुलौली मोड़ पे भी पहुंचे और वहां जाकर के डिसीजन ले कि मुझको गोला जाना है कि शाहजहांपुर, एक डिसीजन हम ले लेंगे. डेली हम जाते थे गोला, और आज हमने ले लिया शाहजहांपुर जाने वाला रास्ता. अब अगर हम शाहजहांपुर पे जाएंगे और हम उम्मीद करें कि गोमती मोड़ पड़ जाए तो पड़ेगा क्या? हम शाहजहांपुर में जाए और उम्मीद करें कि रहरिया पड़ जाए, पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा. तो शाहजहांपुर के रास्ते में गोला जाने वाले गंतव्य नहीं पड़ सकते. उम्मीद क्या हम करते हैं कि हम करें तो नया रास्ता, लेकिन रिजल्ट चीजें पुरानी वाली पड़े. ऐसा हो नहीं सकता. सो आज हम बात करेंगे इसी बात की कि मेरा बच्चा लायक वर्सेस मेरा बच्चा नालायक. तो इट्स अ थिंग. आप जाइएगा किसी भी स्कूल में जाके पूछिएगा, इंक्लूडिंग माई स्कूल. मैं तो लगभग 2000 से ज्यादा स्कूल्स में जा चुका हूं. आप किसी भी स्कूल में जाइएगा और पूछिएगा कि तुम्हारे इंटर के बच्चे कैसे हैं, कि अच्छा 12 के बच्चे तुम्हारे कैसे हैं, तो सब बोलेंगे कि 12वें के बच्चे एक स्वर में बड़े नालायक हैं. हर आदमी बोलेगा. मैं भी यही बोलता था. तुम पढ़ते थे इंटर में, याद कर लो, तुम भी नालायक से कम नहीं थे. तुम्हारे भी पेरे टीचर यही बोलते, बस ये वाला बैच जाए, नया आ जाए, बड़ा मुक्ति मिले हमको. होता था. अब मुझे बताओ, एक खेत है और खेत में फसल हो सकती है. अगर फसल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? घास निकलेगी. एक चीज तो रहेगी, या तो फसल या तो घास. अब एक खेत में घास निकल आई. कमी किसकी? घास की? फसल की? खेत की? किसकी कमी? लेकिन हम बोलेंगे नहीं, बच्चे की कमी. नहीं, वो बच्चा ना मेरा बड़ा नालायक है. तो कमी किसकी? किसान की.
क्योंकि हमने बच्चे को लायक बनाने के लिए कोई भी काम किया ही नहीं। हमने हमेशा बच्चे को सुविधा देने की कोशिश की। अब हम बच्चे से हमेशा बोलते हैं सदा सत्य बोलो। क्या बोलते हैं? सदा सत्य बोलो। ऐसी न जाने कितनी चीजें मुझसे बोलते हैं, सदा सत्य बोलो, सदा ये काम करो, सदा वो काम करो। अब सदा सत्य बोलो वाकई में एक बहुत बड़ा झूठ है, इससे बड़ा कोई झूठ हो नहीं सकता। सदा सत्य बोलो इज अ परिणाम। अब एक होता है एक्शन, एक होता है परिणाम। सदा सत्य बोलो एक परिणाम है, और सदा सत्य बोलो से बहुत पहले आप सदा सत्य सोचोगे तभी सदा सत्य बोल पाओगे। तो सदा सत्य बोलो हमेशा झूठ है, जो सच है वो है सदा सत्य सोचो। मैंने अगर भाई साहब को मान लीजिए गोली मारी, तो इनको गोली मारने से पहले मैं इनको अपने मन में गोली मार चुका था। तो पहला एक्शन जो वाकई में होता है वो हमारे मन में होता है, और जो एक्शन असली में होता है वो केवल उसका रिजल्ट होता है। तो ये दिक्कत आखिर आ क्यों रही है हमारे घरों में, पेरेंट में, बच्चे के बीच में, पति पत्नी के बीच में, दो रिश्तेदारों के बीच में, दो दोस्तों के बीच में समस्या आ क्यों रही है? समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि हम कब्जा जमा लेना चाहते हैं किसी के एक्शन पे। तुम वो काम क्यों नहीं करते जो मैं कहता हूं, और कहने की बात क्या है कि तुम वो काम सोचते क्यों नहीं जो मैं सोचता हूं। समस्या सोच में होनी चाहिए, कब्जा हम जमा लेना चाहते हैं एक्शन पे। जैसे मैं बोलूं, अगर अपने बगल वाले बंदे को देखिए जो आपके पास में बैठा है, देखिए जरा कौन बैठा है आपके पास में, एक बार देखिए देखिए देखिए, मुड़ के देखिए, ऐसे तो ना पता, मुड़ के देखो भाई कौन देखा आपके पास में। अगर मैं बोलूं आप में और उसमें क्या अंतर है, तो क्या आप में उसकी नाक दो है कि एक है? एक ही है ना। आंखें दो है कि चार है? दो ही है। पैर कितने हैं? दो ही है। कान कितने हैं? दो ही है। सब कुछ तो बराबर है, तो फिर क्यों बोलते हो वो मुझसे अलग है? तो इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं बिल्कुल एक जैसे हैं। जब हम बोलते हैं कि ये बंदा मुझसे अलग है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारी सोच मेरी सोच से अलग है, इतना ही अंतर है। जब हम बोलते हैं कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, तो हम ये बोलना चाहते हैं कि तुम बिल्कुल मेरे जैसा सोचते हो। जब हम बोलते हैं कि तुम मुझसे बिल्कुल अलग है, यार वो आदमी तो मुझसे बिल्कुल ही अलग है, मतलब उसकी सोच मुझसे बिल्कुल अलग है। तो कहते हैं हमारे रिश्तों में जो मोच है, जो जितनी भी लड़ाई झगड़े हमारे रिश्तों में, कहते हैं हमारे रिश्तों में जो मोच है उसका कारण हमारी अलग अलग सोच है। जब जब हमारी अलग अलग सोच रहेगी, चाहे पति पत्नी की हो, बाप बेटे की हो, दोस्त दोस्त की हो, तब तब लड़ाइयां रहेंगी। अच्छा, अलग का सही और गलत से कोई मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने और भाई साहब ने दोनों ने सोचा कि चलेंगे आज सुबह मर्डर करेंगे, चल के रात में प्लान करके सोए मर्डर करेंगे। दोनों ने सोचा मर्डर करेंगे, दोनों प्लानिंग कर रहे हैं, बंदूक यहां से लाएंगे, ये यहां से लाएंगे, कट्टा यहां से लाएंगे, गए और मर्डर करके चले आए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई लड़ाई आपस में? कोई लड़ाई नहीं। हम दोनों ने सोचा कि जाकर के किसी को फूल माला देंगे, तो गए और फूल माला देके चले आए। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। समस्या तब है जब इन्होंने कहा मर्डर करेंगे और मैंने कहा फूल देंगे। मेरी गांधीवादी सोच, इनकी सुभाष चंद्र की सोच, या इनकी भगत सिंह की सोच, या इनकी गांधीवादी सोच मेरी भगत सिंह की सोच। तो समस्या यह है कि हमारे जिंदगी में सोच अलग अलग होती है। आज इस मीटिंग को करने का उद्देश्य क्या है? इस मीटिंग को करने का उद्देश्य है, आपके बच्चे ने प्री प्राइमरी हमारे साथ कंप्लीट किया। These 4 years he has completed pre-nursery, nursery, LKG and KG. And first of all, I am very much thankful to you कि आपने हमको समय दिया ये 4 साल अपने बच्चे के साथ काम करने का। और अब आपका बच्चा जा रहा है ग्रेड 12 में, अब आपका बच्चा जा रहा है ग्रेड 1 में। इस समय अगर हम ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा ग्रेड 1 में जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी। हमको अच्छा 12 में मेरा बच्चा कैसा होगा उसकी नींव आज ही रखी जाएगी ग्रेड 1 में। और इसके बाद से, आज के बाद से एक भी समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी सोच ए हो, आपकी सोच बी हो, किसी की सोच ए हो, किसी की सोच बी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं दुविधा की स्थिति। दुविधा की स्थिति मतलब क्या? दुविधा की स्थिति का मतलब, जब हम बोलते हैं मेरा बच्चा दुविधा में है या मैं दुविधा में हूं, तो दुविधा का मतलब होता है दो विधाएं। मतलब आप कुछ और विधा बता रहे हो, मैं कोई और विधा बता रहा हूं, होम थिएटर कोई और विधा बता रहा है, टीचर कोई और विधा बता रहा है। तो दो विधा का मतलब होता है दुविधा। द्वंद का मतलब होता है दो विचार। जब जब आपके मन में दो दो विचार आएंगे तब तब द्वंद होगा, और जब जब दो से ज्यादा आएंगे तब तब युद्ध होगा। तो आज हम काम ये करने जा रहे हैं कि आज के बाद हम आप बच्चे के साथ एक तरीके से चले। ऐसा ना हो कि हम उत्तर प्रदेश सरकार के लोगो बन जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो देखा है किसी ने? उसमें 3 मछलियां होती, तीनों मछलियां अलग अलग, एक इधर एक इधर एक ऊपर। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम तीनों मछली अलग अलग बन जाए, बच्चा अलग, टीचर अलग, पेरेंट अलग। और ये यहां ही नहीं, हर रिश्ते में।
ऐसा नहीं कि इस केवल स्कूल की बात हो रही है, ये बात हो रही है हर रिश्ते की। आपके घर में भी यही होना चाहिए भाई, सारी मछली एक तरफ। ऐसा नहीं पिता अलग, पुत्र अलग, बाप अलग, बेटा अलग, पति पत्नी पत्नी अलग, सब एक तरफ होने चाहिए। सो आज हमारा इंटर में बच्चा कैसा होगा, पहले तो हम ये डिसाइड कर लें, क्योंकि अगर हमारे पास एम ही नहीं है तो हम चलेंगे किधर? अगर हमको यही नहीं पता जाना कहाँ है तो हम जाएंगे कहाँ? तो पहले तो हम डिसाइड करें। तो हमने कुछ पॉइंट डिसाइड किए कि हमारा बच्चा जब इंटर में पास होकर निकले, ये जो बच्चा आपके पास आज है ये हमारे पास इंटर करके निकलेगा, तो ये क्या करके निकले, सबसे पहले ये पॉइंट लिखें। सो मैम आई सजेस्ट यू टू राइट समथिंग व्हिच आई वांट टू से। नंबर 1 व्हिच आई वांट, कि हमारा बच्चा अगर यहां से निकले तो सबसे पहली चीज वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस नाम की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो, लेट मी चेक, करेक्ट, ओके, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसके अंदर। अगर कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर नहीं है तो फिर बच्चा किसी भी चीज के लायक नहीं है, वो चाहे कुछ भी करे, इंटर करे, अपनी लाइफ में कहीं आगे जाए, कॉन्फिडेंस नाम की चीज तो उसके अंदर होनी ही चाहिए। दैट हैज टू बी कॉन्फिडेंट। नंबर 2, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अच्छा इंडिपेंडेंट की जब मैं बात कर रहा हूं तो आई एम नॉट सेइंग अबाउट एजुकेशन, वो हर चीज में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में तो इंडिपेंडेंट है और वो और चीजों में डिपेंडेंट है। वो एक ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि वो अपने सारे डिसीजन अपने आप ले सके। सेकंड, उसके पास 100% मार्क्स ला सकता है, ये विश्वास होना चाहिए। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 100% मार्क्स ही लेकर के आएगा, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चे 100% मार्क्स इसलिए नहीं लाते क्योंकि उनको लगता है कि मैं ला नहीं सकता। तो वो ना ला पाए, मैं इस बात से नहीं हूं कि 100% मार्क्स लाए वो ना लाए, लेकिन उसके अंदर विश्वास होना चाहिए कि वो 100% मार्क्स ला सकता है। नेक्स्ट, उसके अंदर डर नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो फियर। किसी से दुनिया में ना डरे, ना वो दोस्त से, ना पिता से, ना भगवान से, ना दुश्मन से, ना लड़ाई से, ना झगड़े से, ना पढ़ाई से, किसी चीज से। जो सामने आ जाए उससे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को लड़ाकू बना दें, इसका मतलब वो किसी भी चीज से न डरे, वो इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी चीज से नहीं डरेगा। ही मस्ट बी फियरलेस। नेक्स्ट, ही मस्ट बी हैविंग माइंड। माइंड इज इंपॉर्टेंट, माइंड प्रोसेसिंग, माइंड उसका चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने जो डिसीजंस ले वो बिना माइंड के ले, दिमाग उसका चलता ही ना हो, ऐसे ही डिसीजन वो ले रहा है। सो हिज माइंड शुड बी फंक्शनल, उसका दिमाग चलता हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट, ही मस्ट बी कॉन्सेंट्रेटेड, वो एकाग्र होना चाहिए, उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन होना ही चाहिए। और ये सारी चीजें आप भी लिख लीजिए अपने पास, हमने आपके पास डायरी पेन होना चाहिए। जो भी अगर क्वेश्चन बीच में आता है तो आप लिखते रहेंगे डायरी में, इसलिए क्योंकि बीच में अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हम डिस्टर्ब होंगे, और अगर नहीं लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लिखते रहेंगे। ही मस्ट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट द थिंग, एंड द नेक्स्ट, ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ। हमारी एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, इंटर में बच्चा करके निकलता है, उसमें कॉम्पिटेंट है ही नहीं। वो इंटर करके निकल रहा है, पढ़ा लिखा तो है, बट अगर उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल को चेक करेंगे तो कॉम्पिटेंसी लेवल नहीं है। सो ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ कि जो वो काम कर रहा है उसके लिए तैयार होना चाहिए, लायक होना चाहिए। देन ही मस्ट बी एबल टू प्लान, उसके अंदर प्लानिंग होनी चाहिए, वो किसी भी चीज को प्लान कर पाए, चाहे वो अपनी एकेडमिक्स हो, अपनी लाइफ हो, अपनी रिलेशंस हो, कुछ भी हो। ही मस्ट बी एबल टू प्लान इनफ, वो प्लानिंग स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग, ही मस्ट बी एबल टू टेक ऑल द डिसीजंस, अपनी लाइफ के डिसीजंस वो खुद ले, वो हमारे ऊपर नहीं हो कि भाई आप बता दो तो हम डिसीजन ले लेंगे, हम बता दो तो डिसीजन ले लेंगे। ही मस्ट बी एबल टू टेक डिसीजंस। एंड इन द लास्ट, which is the very very important, he must be able to decide what is right, what is wrong. ये सही और गलत की पहचान उसको होनी चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, इस बात की पहचान उसको होनी चाहिए। मैम अरे ठीक है, अच्छा ठीक है, थैंक यू। अब इतनी चीजें होनी चाहिए बच्चे के अंदर की नहीं है या ना? नहीं होगी तो काम चल जाएगा क्या बच्चे का? चलेगा ना, जैसे हमारा आपका चल रहा है, आधी चीजें हमारे अंदर नहीं है, चलेगा ना। लेकिन अच्छे से कब चलेगा? जब ये चीजें होनी चाहिए। अब दो डालें थी, कौन कौन सी दो डालें थी? एक शब्दों की, एक कर्मों की। क्या इसका अगर हम सुबह सुबह माला जपे तो ये चीजें आ जाएंगी क्या? नहीं आएंगी। इनके लिए हमको कुछ काम करना पड़ेगा। वेरी वेरी सिंपल। अब बहुत ध्यान से समझिए कि लाइफ में दो चीजें होती हैं। थैंक यू मैम।
थैंक यू मैम। लाइफ में दो चीजें होती हैं, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब क्या? कांस्टेंट का मतलब जो न बदले, और वेरिएबल का मतलब जो बदल जाए। जो बदल जाए उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल, और जो न बदलेंगे उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। अब हमारी लाइफ में एक चीज कांस्टेंट है, एक चीज वेरिएबल है। देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम बात करें रिजल्ट की, ये सारी चीजें आएंगी तो रिजल्ट होगा, ये सारी चीजें आ जाएंगी तो रिजल्ट हो जाएगा। और रिजल्ट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? काम। तो काम को बोलेंगे एफर्ट। ये सारी चीजें हैं रिजल्ट जो हमको चाहिए आज से 12 साल के बाद, और इनके लिए हमको करना पड़ेगा एफर्ट। अब इसमें से एक चीज कांस्टेंट होती है, एक चीज वेरिएबल होती है। हमारी लाइफ में ज्यादातर लोग, 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने एफर्ट को कांस्टेंट कर रखा हुआ है। मतलब वो क्या बोलते हैं, भाई मैं काम तो इतना ही करूंगा, इससे ज्यादा तो करूंगा नहीं। 2 घंटे काम करूंगा भाई साहब, रिजल्ट आए तो आए, ना आए तो मत आए। वो बोलेंगे ना कि मैंने इतना काम तो कर लिया। ऐसे लोग आपको ना अपने काम गिनाया करेंगे सुबह से शाम तक। क्या मैंने इतना तो काम किया, मैं क्या जान दे दूं? इतना तो सुबह से शाम तक काम करता हूं, दिन भर तो मैं बिजी रहता हूं, सुबह 9 बजे आता हूं, शाम को 4 बजे जाता हूं। बच्चे की जान ले लोगे क्या? तो सुबह से शाम तक आपको अपने काम गिनाएंगे। 1 काम किया भाई साहब, 2 काम किया भाई साहब, 5 काम किया भाई साहब, 10 काम किया भाई साहब, 20 काम किया भाई साहब। ऐसे लोग वो क्या बोलेंगे, मैं नानी के यहाँ चला गया था ना तो आज काम नहीं हो पाया, कल मामा के यहाँ चला गया तो काम नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने एफर्ट को फिक्स कर रखा है कि भाई मैं इससे ज्यादा काम नहीं करूंगा, एफर्ट फिक्स। तो ऐसे लोगों के रिजल्ट वेरिएबल होते हैं। उनके पास उनके रिजल्ट की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा उनको कुछ नहीं पता। क्यों? उनको ये पता है मुझे कितना काम करना है। ऐसे लोगों को आपने सुना होगा, जितना तनख्वाह उतना काम, रघुपति राघव राजा राम। भाई साहब इतना काम करना हो, बात खत्म हो गया। दूसरे लोग होते हैं जिनका रिजल्ट कांस्टेंट होता है, बिल्कुल कांस्टेंट रिजल्ट है कि मेरा रिजल्ट कांस्टेंट है, मुझे रिजल्ट तो यही चाहिए। अब मेरा कांस्टेंट हो गया रिजल्ट। भाई साहब मुझे 2 बजे गोला पहुंचना है, ये मेरा कांस्टेंट हो गया। अब अगर 1:30 बजे निकलूंगा तो 120 की स्पीड में जाऊंगा, 1 बजे निकलूंगा तो 60 की स्पीड में जाऊंगा, और 12 बजे निकलूंगा 30 में भी चल सकता हूं, रास्ते में चाय भी पी सकता हूं। अब मेरा एफर्ट वेरिएबल होगा, बट कांस्टेंट क्या है? मुझे 2 बजे गोला पहुंचना है। अब ऐसे आदमी के पास आपको प्लानिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है मुझे इतनी चीजें करनी है, इतनी चीजें मुझे चाहिए। अब वो डेली अपने एफर्ट को चेक करेगा, आज शाम को मेरा क्या एफर्ट था और मेरा बच्चा कहां पहुंचा। अब 2 तरीके से बच्चों को पाला जा सकता है, एक बच्चे बड़े हो जाएं और एक बच्चों को पाल दिया जाए। बच्चे बड़े हो जाए मतलब क्या? बड़ा तो होगा तो रोक सकते हो, जो पैदा हुआ वो बड़ा होगा, उसको कौन रोक लेगा? बड़े तो सब होंगे। फिर माँ बाप का काम क्या? जिसका कोई नाथ नहीं उसका जगन्नाथ, बड़ा तो होगा। एक होता है बड़ा करना और एक होता है पालना। पालने का मतलब मेरा डिसीजन है कि मैं अपने बच्चे को कैसा बनाऊंगा, और पालने में सोसाइटी डिसीजन लेगी। कल को अच्छे बच्चे के साथ बैठ गया तो अच्छा हो गया, बुरे बच्चे के साथ हो गया तो बुरा हो गया। अच्छे स्कूल में पहुंच गया तो अच्छा हो गया, बुरी जगह पहुंच गया तो बुरा हो गया। तो तुम्हारा क्या था? तुम्हारा तो तब था जब तुम बच्चे को स्थित प्रज्ञ बना दो। स्थित प्रज्ञ का मतलब कि मेरा बच्चा कैसा बनेगा ये मैं डिसाइड करूंगा, ना कि कोई और डिसाइड करेगा। अब बाहर के जितने फैक्टर्स हैं वो मुझे पता है, समाज क्या करता है, फेसबुक क्या करता है, सोसाइटी क्या करती है, यूट्यूब क्या करता है, स्कूल क्या करता है, दोस्त क्या करता है। इसके हिसाब से मेरी प्लानिंग बनेगी कि मुझे ये चीजें चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी ये चीजें तो कांस्टेंट है। सो आज का जो पूरी मीटिंग का सूत्र है वो यही है कि हमको अपने एक्शंस को बदलना पड़ेगा। तो अब अपनी मीटिंग को शुरू करने से पहले ये भी तो पूछ ले कि क्या आप चाहते भी अपने एक्शंस को बदलना, या चाहते कि नहीं भाई जैसा काम करते आए वैसे ही करेंगे, जैसा होता जाए वैसा हो। क्योंकि जैसा काम करते आए हैं, अगर वैसा काम करेंगे तो वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसा रिजल्ट मिलता आया है। नए रिजल्ट के लिए नया काम करना पड़ेगा। तो कितने लोग तैयार हैं कि हाँ भाई नया काम करने के लिए हम तैयार हैं? ग्रेट, तो शुरू करें। ग्रेट। सो यहाँ के आगे का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं। सो दिस इज जो हम अब बात करने वाले हैं, दिस इज अ न्यू एजुकेशन सिस्टम। और इस न्यू एजुकेशन सिस्टम में आपका बच्चा कितना भी कमजोर हो, वो कितना भी कमजोर हो, अगर इस एजुकेशन सिस्टम से बच्चा चलेगा तो कमजोर से कमजोर बच्चा तेज हो ही जाएगा, कमजोर रह ही नहीं सकता। क्यों? आगे बात करेंगे। और अगर शुरू से कर लिया तो कमजोर हो ही नहीं पाएगा। इस एजुकेशन सिस्टम को वी हैव इंप्लीमेंटेड अपने स्कूल में, अब आपकी क्लास में इस बार इंप्लीमेंट होने वाला है। और आई विश कि इस YouTube वीडियो के माध्यम से जितने लोग भी सुन रहे हैं, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल ओनर्स, आई वुड सजेस्ट कि अगर इसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे तो यू विल आल्सो फाइंड कि आपके बच्चों में भी एक एक्सट्रीम ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम 4 पिलर्स पे टिका हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और इसको बहुत ध्यान से हम समझेंगे और देखेंगे ये क्या है और हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे इसमें हमें आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी।
तो 4 पिलर्स पे टिका हुआ है। तो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। उससे पहले हम बात करते हैं दो चीजों की। एक है जीव, एक है अजीब। दो वर्ड है, एक है जीव और दूसरा है अजीब। अब मान लीजिए मेरे पीछे, बहुत ध्यान से सुनिए, मेरे पीछे आपको एक छिपकली दिखे और उस छिपकली के 4 पैर हों। कितने पैर हों? नॉर्मली कितने होते हैं छिपकली के? 4 ही होते हैं। अगर मेरे पीछे एक छिपकली है, उसके 4 पैर है, तो क्या बोलेंगे? जीव है ना, एक जीव है, सिंपल। अच्छा, मेरे पीछे एक छिपकली है, उसके 14 पैर हो, तो क्या बोलेंगे? अजीब है। सो अजीब का मतलब गलत नहीं होता। अजीब का मतलब, इसका मतलब इससे पहले ऐसा मैंने न कभी देखा न कभी सुना। अगर कोई एक ऐसा आदमी आ जाए जिसकी 4 आंखें हो, तो क्या? अजीब है, गलत थोड़ी ना है भाई, अजीब है। ना मैंने कभी देखा ना मैंने कभी सुना। तो हमने 2 रास्ते चुने थे। एक रास्ता कि हम अपने बच्चे का सिलेबस पूरा करा दें, और दूसरा रास्ता अपने बच्चे को सिलेबस पूरा करने के लायक बना दें। अब नए रास्ते पे चलेंगे तो सारी जो मंजिलें आएंगी वो कैसी दिखेंगी? अजीब। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, बट आज देखेंगे, जानेंगे क्या है ये। दूसरा, विष्णु पुराण में एक सूत्र है जो कहता है, कर्म वही है जो बंधन मुक्त करे, और शिक्षा वही है, विद्या वही है जो जीवन मुक्त करे। मतलब उस विद्या को विद्या बोल नहीं सकते जो आपको जीवन मुक्ति की तरफ लेना जाए। अब जीवन मुक्ति का मतलब क्या? मर जाए तो जीवन मुक्त हो जाएंगे? मौत थोड़ी ना जीवन मुक्त का मतलब। जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन की समस्याओं से मुक्ति, जो समस्याएं आ रही हो। अब अगर मेरी विद्या मुझे जीवन की समस्याओं से मुक्ति की तरफ नहीं ले जाती, तो फिर वो विद्या अविद्या है, वो शिक्षा अशिक्षा है, वो शिक्षा नहीं कही जा सकती। अब अगर आपका बच्चा ग्रेड 1 में आने वाला है, जो मैं उसको पढ़ा रहा हूं, जो मैं उसको शिक्षा दे रहा हूं, अगर ग्रेड 1 में वो अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं है, तो क्या यह उम्मीद करी जा सकती है कि वो बच्चा ग्रेड 5 में जाके अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा? नहीं। अगर वो ग्रेड 5 में अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं है, मेरी शिक्षा उसको ग्रेड 5 में उसकी समस्याओं से मुक्त नहीं कर पा रही है, तो क्या यह उम्मीद करा जा सकता है कि वो जो ग्रेड 12th में आएगा तो अपनी समस्याओं से मुक्त होगा? नहीं। तो क्या यह उम्मीद करा जा सकता है कि वो बच्चा जो अपनी लाइफ में जाएगा तो समस्याओं से मुक्त हो जाएगा? नहीं। तो अगर मुक्त वो आज नहीं है तो मुक्त वो कल भी नहीं होगा। तो पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस बात पे आ रहा है कि हम अपनी अपनी सारी समस्याओं से मुक्त करें, और समस्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं। तो जो फर्स्ट थिंग, जो पहला पिलर है इस एजुकेशन सिस्टम का, वो है इस कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो हमारा बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। दैट्स द फर्स्ट थिंग फर्स्ट टू बी डन, कि हमारा बच्चा जो भी काम करे, ही शुड बी द कंसंट्रेटेड वन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू बी कवर्ड। ये पहला पिलर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। अब कंसंट्रेशन मतलब क्या? कंसंट्रेशन हम किसको बोलते हैं? कंसंट्रेशन का मतलब एकाग्रता। किसको बोलते हैं? एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब क्या? एकाग्रता का मतलब होता है एक समय में एक काम करना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप अपने शारीरिक स्तर पर एक समय में 2 काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप दौड़ते दौड़ते सो सकते हैं? नहीं। क्या खाते खाते सो सकते हैं? नहीं। दौड़ते दौड़ते नाच सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते आप। और करेंगे तो आउटकम बहुत बेकार आएगा। एक समय में 2 काम आप अपने शरीर से नहीं कर सकते, लेकिन मन से एक समय में कितने काम करते हैं? बहुत ढेर सारे काम करते हैं। इसी को कहते हैं होश और बेहोश रहना। कब बोलेंगे कि हम होश में, और कब बोलेंगे हम बेहोश हैं? होश का मतलब क्या? बहुत ध्यान से समझिएगा। कंसंट्रेशन का मतलब होश में रहना, और होश का मतलब क्या होता है? होश का मतलब होता है, होश में वो व्यक्ति है जो बेहोश को देख ले। जागा हुआ मतलब क्या? जैसे 2 सो रहे लोग हो तो एक दूसरे को देख सकते हैं क्या? नहीं। 2 सो रहे हो तो पता चलेगा कौन कौन सो रहा है? नहीं। तो जागा हुआ कौन? जो सोते हुए को देख ले। तो जागे हुए की परिभाषा कुछ नहीं। जागे हुए की परिभाषा मतलब जो सोते को देख ले, मतलब वो जाग रहा है। तो होश का मतलब क्या? जो बेहोशी को देख ले वो जाग रहा है होश में। तो बेहोशी मतलब क्या? बेहोशी का मतलब एक समय में एक से ज्यादा काम करना। इस समय आप मेरे पास बैठे हैं और बात करते करते, जब मैं बात कर रहा हूं, आपके मन में आपका ट्रैक्टर आ जाए, आपके मन में आपका दवाखाना आ जाए, आपके मन में आपका स्कूल आ जाए, आपके मन में आपका पति आ जाए, आपके मन में आपकी पत्नी आ जाए, तो मेरे बात करते करते समय आपके मन में अगर मेरी बात के अलावा कोई और विचार आ जाए तो वो क्या है? बेहोशी। और आप होश में कब है? जब आप उसको देख ले। रोक नहीं पाएंगे, आप उसको देख लें। तो होश का मतलब क्या हुआ? हम चाहते हैं हमारा बच्चा जिस समय मैथ्स कर रहा हो, उस समय वो केवल मैथ्स कर रहा हो, उसके मन में क्रिकेट का प्रश्न नहीं आना चाहिए, और जिस समय वो क्रिकेट खेल रहा हो उस समय मैथ्स नहीं आनी चाहिए। बड़ा सिंपल, एक समय में एक काम।
अब बात हो रही है होगा कैसे। तो ये बात आपको बहुत अजीब लगने वाली है कि ये होगा कैसे। जैसे अगर मुझे डांस सिखाना हो किसी बच्चे को, तो क्या मैं स्विमिंग सिखाना शुरू कर दूं तो डांस आ जाएगा? नहीं। अगर मुझे स्विमिंग सिखानी हो, मैं डांस सिखाना सीखूं तो स्विमिंग आ जाएगी? नहीं। तो बहुत सिंपल है, जो काम करेंगे वही आएगा। अगर डांस सीखना हो तो डांस सीखना पड़ेगा, डांस सीखने से डांस आएगा, स्विमिंग सीखने से स्विमिंग आएगी, और कंसंट्रेशन सीखने से कंसंट्रेशन आएगा। मतलब एक समय में एक काम करने से ही एक समय में एक काम करना आएगा। अब देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम अभी तक चल कैसा रहा था। हमारी क्लास में जब मैं बोलता हूं कैसा चल रहा था, तो इंक्लूडिंग माई स्कूल, में अपने आप को कोई तुर्रम खान नहीं बोल रहा, इंक्लूडिंग माई स्कूल यही चल रहा था। अब धीमे धीमे इसको बदल रहे हैं, इस बार क्लास 1 में बदल रहे हैं, अगली बार धीमे धीमे बदलेगा। क्यों धीरे धीरे बदल रहे हैं, इसकी भी आगे बात करेंगे। क्या होगा, अभी तक हम क्या करते थे, क्लासरूम में पहुंचे मैथ्स में, पहले पीरियड में मैथ्स में पहुंचे और बच्चे को पढ़ाया मैथ्स, कितनी देर, 40 मिनट। बच्चा बेचारा थोड़ी देर पढ़ पाया कि हम पहुंच गए इंग्लिश लेकर के, बेटा इंग्लिश पढ़ लो। 40 मिनट वो इंग्लिश पढ़ पाया कि पहुंच गए हिंदी लेकर के हिंदी पढ़ लो। 40 मिनट वो पढ़ पाया, पहुंच गए साइंस लेके साइंस पढ़ लो। और शाम को उसको 6 होमवर्क दे दिए। अब मुझे बताओ ये 6 एकाग्रता है कि 1 एकाग्रता? 6 एकाग्रता है ना। आधी आधी चीजें आप पका रहे हो और बच्चे से क्या बोल रहे हो, छठे दिन बच्चे से बोल रहे हो, छठे दिन बोल रहे हो बेटा वो मैंने 6 दिन तुमको साइंस पढ़ाई थी, थुड़कू 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 सारी जोड़ लो एक साथ। ये क्या है भाई, क्यों करेंगे आगे बताएंगे, बट अभी एक काम चलेगा। एक समय में स्कूल में केवल एक ही सब्जेक्ट चलेगा। क्यों चलेगा आगे बात करेंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा आगे बात करेंगे। बट एक समय में स्कूल में एक ही सब्जेक्ट चलेगा, केवल एक ही सूत्र चलेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हिंदी चलेगा तो जब तक हिंदी से बच्चा मुक्त नहीं हो जाएगा हिंदी खत्म नहीं होगी। ये काम कैसे होगा आगे बात करेंगे। मैथ चलेगी, खत्म नहीं होगी, ये होगा कंसंट्रेशन। आगे बताएंगे, अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, यू विल बी गेटिंग क्लियर कि कैसे होगा इस काम को। दूसरा, जब हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे और हमारा बच्चा एकाग्र हो जाएगा, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे पास डर की, कि हमारा बच्चा डरता है। आखिर ये डर क्यों आ रहा है और इस डर को हम कैसे खत्म करेंगे, इस पे बात करते हैं। तो जो सेकंड पिलर होगा हमारा, पहला था कंसंट्रेशन, कि हमारा बच्चा एकाग्र होना चाहिए, और दूसरा जो हमारा पिलर है, हमारा बच्चा कभी भी किसी भी चीज से डरेगा नहीं। अब डर है क्या और डर कैसे जाएगा, ये इस पे बात करते हैं। तो लिखते हैं हम इस डर को। तो एक चीज को बहुत ध्यान से समझिए। कृष्ण कहते हैं मुझे वही भक्त पसंद है और उन्हीं भक्तों को मैं पसंद हूं जो मुझे तत्व से जानते हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि मैं केवल उन्हीं लोगों को पसंद करता हूं और वही लोग मुझे पसंद करते हैं जो डीप में जाके काम करते हैं, जो बिट बाय बिट काम करते हैं, जो डर को गहराई से समझते हैं। किसी भी चीज को इतनी गहराई से समझ लीजिए कि उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए। तो आज हम समझते हैं डर गहराई से आता कहां से और कैसे ये दूर होगा। तो डर का एक फॉर्मूला है, हुनर वर्सेस डर। एग्जाम्पल, मैं खड़ा हूं यहां पर और मान लीजिए 2x2 का एक टाइल हो और मैं 2x2 के टाइल पे खड़ा हुआ हूं, और इमेजिन करो आप भी खड़े हो 2x2 के एक टाइल पे, जहां बैठे हो वही खड़े हो, या इसी कुर्सी पे बैठे हो जहां बैठे हो, 4x4 की कुर्सी पे बैठे हो, जगह पे बैठे हो, और आपको ये पावर मिल जाए ईश्वर की तरफ से कि आप कभी थकोगे नहीं, आपको कभी भूख नहीं लगेगी, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे। तो यहां पर इस कुर्सी पे आप कितनी देर बैठे रह सकते हो, इसी कुर्सी पे केवल 4x4 की जगह पे, लाइफ टाइम। कभी डर लगेगा आपको बैठने में? नहीं लगेगा। डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे डर लगेगा क्या खड़े होने में? नहीं लगेगा। लेकिन सोचो ये 2x2 की जगह अगर 10,000 फुट की ऊंचाई पर हो, केवल 2x2 की जगह हो 10,000 फुट की ऊंचाई पर, एक पहाड़ केवल 2x2 का हो और 10,000 फुट की ऊंचाई पर, डर लगेगा कि नहीं लगेगा? खड़े होना तो मुझे आता है, क्या दिक्कत है, क्यों डरने लगने लग गया? लगने लग गया ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मेरे पंख होते तो डर लगता? लगता? नहीं लगता। तो फॉर्मूला समझिए, हुनर वर्सेस डर। आपके म्यान में एक ही तलवार रहेगी, या तो हुनर की या तो डर की। जिस किसी चीज से आप डरते हैं, मतलब उस चीज को करने का हुनर आपको नहीं आता। अगर स्किल आएगी तो डर खत्म होगा, स्किल जाएगी तो डर आएगा। अगर आपको किसी से बात करने में डर लग रहा है, मतलब तुमको बात करना नहीं आता। वही काम में डर लगेगा जिस काम को करना नहीं आता। एग्जाम्पल, क्या आपको लगता है क्लास 10th में कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको साइकिल चलाना आता होगा? ऑलमोस्ट सभी। ठीक, सभी कहां साइकिल चलाते होंगे? रोड पे चलाते होंगे। रोड पे, जिस रोड पे क्राउड होता होगा उस रोड पे ट्रक भी चलता होगा, ट्रक से वो लड़ भी सकते होंगे, लड़ जाएंगे तो मर भी जाएंगे, कोई अमर तो है नहीं। लेकिन फिर भी साइकिल चलाने में क्या डर लगता है किसी को? नहीं। साइकिल चला के आपको साइकिल चलाने में डर लगता है क्या? नहीं। बाइक चलाने में डर लगता है? नहीं। रोटी बनाने में डर लगता है? नहीं। जबकि जलने का खर है, रोटी बनाने में मरने का डर है। बाइक चलाने में, बाइक में घुस जाने से मरने का डर है, डर नहीं लगता। मैथ लगाने में
हाँ हाँ लगता है बच्चे को, हाँ नहीं लगता, क्यों उसको आती है? क्यों लगता है मैथ लगाने में डर, और क्यों नहीं लगता है साइकिल चलाने में डर? एक जगह तो मरने तक का खतरा है, क्यों? क्योंकि एक जगह हुनर है, दूसरी जगह हुनर नहीं है। अब एक प्रश्न है यहां पर, मुझे बताओ पहले स्किल आती है कि पहले विल आती है? पहले विल आती है कि पहले स्किल आती है? क्या पहले आता है? क्या आता है पहले? विल आती कि पहले स्किल आती? सभी लोग बोलिए। विल मतलब एक, स्किल मतलब दो। पहले विल आती कि पहले स्किल? पहले क्या आती है? उठा के बताइए, ऐसे नहीं फिंगर से। पहले विल कि पहले स्किल? 99% लोग देते हैं पहले विल आती है, ये कंप्लीट झूठ है। क्या ये झूठ है? इतनी चीज अगर हमने समझ ली तो मेरी पढ़ाई ठीक हो जाएगी। पहले आती है स्किल, बाद में आती है विल। देखो मुझे बताओ, मुझे कढ़ी बनाने का कब मन करेगा? जब मुझे कढ़ी बना लेनी आती होगी कि नहीं? मुझे कार चलाने का कब मन करेगा? जब मैं कार चला लेता हूँ कि नहीं? मुझे दौड़ने का कब मन करेगा? जब मैं दौड़ लेता हूँ कि नहीं? तो किसी भी चीज का मन तभी करेगा जब वो आप काम कर पाएंगे। लेकिन इसी समय आप बैठे बैठे पता क्या सोच रहे हैं? सर पता नहीं कैसी बात करें, मुझे साइकिल चलाने का मन ही नहीं होगा तो मैं सीखूंगा कैसे? हो रहा है मन बेचारा ना उसने। क्या सर कुछ भी बोल देंगे मान लेंगे, मैं साइकिल चलाने का मेरा मन, सीखूंगा कैसे? मेरा रोटी बनाने का मन ही नहीं, मैं सीखूंगा कैसे? करेक्ट। तो तीसरी चीज होती है विश। क्या होती है? विश। विश, स्किल और विल, ये तीन चीजें होती हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब हम बोलते हैं मेरा ये काम करने का मन नहीं है तो हम झूठ बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इच्छा नहीं। इच्छा अधूरा शब्द है, इच्छा अपने आप में अधूरा शब्द है। पूरा शब्द है इच्छा शक्ति। पूरा शब्द क्या है? इच्छा शक्ति। अब देखिए, मेरी इच्छा हुई कि मैं साइकिल चलाऊंगा, मेरी इच्छा हुई कि मैं कार चलाना सीखूंगा, और मैंने कार उठाई और कार चलाने गया, कार लड़ गई। कल मेरी इच्छा ज्यादा होगी कि कम होगी? कम हो जाएगी। फिर भी मैंने उठाई और मैं गया और लड़ गया, अब अगले दिन ज्यादा होगी कि कम होगी? कम होगी। अगले दिन गया और लड़ गई, फिर क्या होगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इच्छा बहुत क्षणिक होती है, खत्म हो जाएगी अगर इच्छा के साथ हमने स्किल को नहीं जोड़ा। तो पहले आएगी इच्छा, इच्छा के साथ अगर स्किल जुड़ गई, मेरी कार चलाने की इच्छा हुई और कार चलाने की स्किल अगर मेरे पास आ गई तो मेरे पास कार चलाने की शक्ति आ गई। तो इच्छा होती है विश, शक्ति होती है विल, और दोनों मिलकर क्या बनती है? इच्छा शक्ति। तो इच्छा, और जिस किस चीज की आपके मन में इच्छा हो और आप काम उसको कर ना पाते हो, समझ लेना उस काम करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है। इच्छा तो है, क्षमता नहीं है। तो अब मेरे बच्चे की मैथ क्यों कमजोर होती है? क्यों मेरे बच्चे का मैथ्स में मन नहीं लगता? क्यों? जब शुरू शुरू में बच्चा आता है तो उसका मैथ्स में तो मन लग रहा होता है, धीमे धीमे मैथ्स में लगना काम खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किल नहीं होती। और हम बार बार उसको बोलते हैं क्लास में, मन लगा, मन लगाना पड़ेगा तुझको। मन तू कैसे नहीं लगाएगा? तेरा डंडा चलेगा, तू मन लगाएगा? नहीं लगेगा, लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बीच में स्किल नाम का खाला मिसिंग है, और इसके बिना हो नहीं सकता। तो अब जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ये दो मैंने आपको अभी तक समझाए। पहला था कंसंट्रेशन, जो आएगा एक समय में एक सब्जेक्ट को चलाने से। दूसरा डर, उसी उसी चीज से जाएगा जिस जिसको काम करने की स्किल आपके पास होगी। अब बात करते तीसरा। तीसरा होगा कि अब कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम हमारा स्किल बेस्ड चलेगा, कंप्लीट स्किल बेस्ड चलेगा। और जो हमारा प्रधान होगा वो होगा माइंड। अब मुझे बताओ, माइंड बड़ा कि सिलेबस? माइंड बड़ा एक, सिलेबस बड़ा दो। क्या लगता है आपको, माइंड बड़ा कि सिलेबस? क्या बड़ा है? माइंड बड़ा। वचनों से कि कर्मों से? वचनों से। स्कूल में क्या बड़ा लगता है आपको, क्या चल रहा है बड़ा? भाई साहब सिलेबस के पीछे भागा जा रहा है, यस नो? सिलेबस पूरा हो जाए, माइंड के पीछे कोई भाग रहा है? किसी ने चेक किया कभी क्लास में किसका माइंड चला किसका नहीं चला? किसी ने चेक किया आज तक? किसी ने चेक किया? क्या चेक किया जा रहा है? सिलेबस पूरा है कि नहीं पूरा? मैं भी एक टीचर को बुलाऊंगा, आप में से अगर कोई टीचर हो, या हमारे स्कूल के टीचर्स को मैं बुलाता हूं, या किसी स्कूल के टीचर को बुलाऊं, मैं पूछूं बेटा क्लास 7 में पढ़ाते हो? बोलेगा हाँ। एसएसटी पढ़ाते हो? बोलेगा हाँ। मैंने बोला बेटा एक बात बताओ, क्लास 7 की एसएसटी में कितने चैप्टर पूरे हो गए? बोलेगा सर 4। वाह, 4 चैप्टर पूरे हो गए? अरे वाह, कहां? सर नोटबुक में। नोटबुक में? माइंड में? कैसे माइंड का नहीं पता? मतलब माइंड का मत पूछो सर, नोटबुक में 4 पूरे हैं सब, और सारे बच्चों की पूरे। अच्छा बच्चों की माइंड में ये नहीं पता? आए किस लिए थे? माइंड में पूरा कराने की, नोटबुक में? माइंड में पूरा कहां कराया? ये धर्म है क्या? धर्म है, इसके खिलाफ जाना पड़ेगा कि नहीं? जाना पड़ेगा। रास्ता कैसा होगा, पुराना वाला कि नया वाला? अजीब लगेगा, अजीब लगेगा, अजीब लगेगा, लगेगा। बार बार आप बोलोगे ये तो अजीब चल रहा है, लेकिन नया रास्ता है, अजीब तो लगेगा। तो बात क्या चल रही है? बात चल रही है बच्चे के माइंड को प्रधान बनाने की। हम डील करेंगे बच्चे के माइंड को,
तो अब जब हम बोलते हैं कि पढ़ाई कराएंगे तो किसको कराएंगे? नाक को कराएंगे, आंख को कराएंगे, पैर को, किसको कराएंगे? माइंड को कराएंगे ना। तो पहले माइंड को भी तो समझ लें, जैसे डर को समझा, माइंड है क्या? अगर माइंड ही नहीं पता क्या बला है तो माइंड कैसे काम करेगा? तो पहले देखेंगे माइंड करता कैसे काम है, और माइंड को समझेंगे कैसे, माइंड में होगा काम कैसे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है तो क्या बोलोगे? कौन सी लैंग्वेज आती है आपको? हिंदी आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी इंग्लिश आती है, और मैं बोलूं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती तो मानोगे बात को? नहीं मानोगे ना। अभी 1 मिनट में प्रूफ कर देता हूं मैं कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही नहीं आती। चलो मैं इंग्लिश का आपको एक वर्ड बोलता हूं। इंग्लिश का वर्ड है टब्ल्यू। क्या वर्ड है? टब्ल्यू, टी से है टब्ल्यू। क्या वर्ड है? मीनिंग बताओ। नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। टब्ल्यू का मीनिंग होता है नोजिलिया। क्या होता है? नोजिलिया। समझ में आ गया? अच्छा नहीं आया? अच्छा सुना था आपको इंग्लिश आती है, कोई बात नहीं। नोजिलिया का मतलब होता है डोरीफाई। क्या होता है? आ गया समझ में? अच्छा नहीं आया? डोरीफाई का मतलब होता है इरिपैटिक। क्या होता है? इरिपैटिक। अच्छा जितने मैं वर्ड बता रहा हूं डिक्शनरी में सारे मिलेंगे आपको, सारे वर्ड डिक्शनरी में मिलेंगे। इरिपैटिक समझ में आ गया? नहीं? अच्छा इरिपैटिक का मतलब होता है नोसिकाइलेनिया। नोसिकाइलेनिया समझ में आ गया? नहीं आया। इंग्लिश है भाई, सारी डिक्शनरी में वर्ड्स हैं, ढूंढ लेना जाकर के। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया। अब नहीं समझ में आया तो एक अलग बात हो गई, बट अब समझने वाली बात है कि समझ में आया क्यों नहीं। अगर इतनी बात समझ में आ जाएगी तो पूरा एजुकेशन समझ में आ जाएगा कि समझ में आई क्यों नहीं। अच्छा नोजिनाइलेनिया का मतलब होता है मोबाइल। क्या होता है? मोबाइल। समझ में आ गया? आ गया? तो पहले क्यों नहीं आ रहा था और अब क्यों आ रहा है? समझना। अभी तक मैंने जितने भी वर्ड बोले ये सारे के सारे वर्ड आपके दिमाग में कोई भी पिक्चर नहीं बना रहे थे, और जैसे ही मैंने वर्ड बोला मोबाइल, उसने आपके दिमाग में एक पिक्चर बना दी। तो जब जब हम ये बोलते हैं कि मुझे ये वर्ड नहीं आता, हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि मुझे इस वर्ड की पिक्चर नहीं आती। जो जो दुनिया में मुझे चीज नहीं आती मतलब मुझे उस चीज की पिक्चर नहीं आती। बिल्कुल क्लियर। मेरा ब्रेन ना इंग्लिश समझता, ना हिंदी समझता, ना बंगाली समझता, ना गुजराती समझता। मेरा ब्रेन केवल एक ही लैंग्वेज समझता है जो है पिक्चर्स की लैंग्वेज। वो केवल पिक्चर्स को समझता है। अब हमारी क्लास में क्या होता है समझो। मेरी क्लास में ऐसे ही क्लास होगी, ऐसे ही बच्चे बैठे होंगे मेरे सामने, और मैं उनसे बोलूंगा बेटा डब्ल्यू मतलब डोरीफाई, डोरीफाई नोजिलिया, नोजिलिया ब्ला ब्ला ब्ला, मैं 5 बोल डालूंगा और बच्चे से बोलूंगा बेटा याद कर। बच्चा नहीं याद कर पाएगा। फिर मैं कल उससे फिर बोलूंगा याद कर क्या हो, बच्चा फिर नहीं सुना पाएगा। फिर मैं बोलूंगा याद कर क्या हो, फिर बच्चा नहीं सुना पाएगा। फिर मैं बोलूंगा बदतमीज कहीं के, बेवकूफ, इतना नहीं तुमको समझ में आता है? अभी तुम्हारे घर पे फोन करते हैं और टीचर फोन करेगी, मैम ये बच्चा आपका बिल्कुल नहीं पढ़ता है। मैं क्या बताऊं, उसका 4 दिन से वर्ड मीनिंग बताया, इसको बिल्कुल याद नहीं हो रहा है वर्ड मीनिंग, बहुत नालायक बच्चा है। तो पेरेंट बोलेगा मारो उसके 2 डंडे घसीट के। अभी मैं भी लगाऊंगा इसको घर पे आकर। और फिर मैंने उठाया डंडा और डंडा मैंने 4 बार लगा दिया। अब बच्चा देखो घर पे जा रहा है, क्या कर रहा है? नोजिलिया मतलब डोरीफाई, डोरीफाई मतलब ये डोरीफाई 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 नोजिलिया नोजिलिया। अगले दिन स्कूल आया, मैंने पूछा हाँ बताओ डब्ल्यू मतलब सर डोरीफाई, डोरीफाई मतलब सर नोजिलिया। क्या बात है, एक बार डंडे में तो समझ में आ गया तुमको? एक ही डंडे में काम चला। क्या उसको वाकई में समझ में आया? नहीं आया। ऐसे ही हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। हम बच्चे के शब्दों को चेक करते हैं, बच्चे के दिमाग को चेक करने का मेरे पास कोई सिस्टम है ही नहीं कि हम ये चेक कर पाए कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। अब ये पूरा एजुकेशन सिस्टम इस बात पे है कि हम माइंड चलाएंगे तो माइंड चेक करेंगे। अब नाउ आयल करते हैं कि जब हमने बताया माइंड प्रधान, तो ये माइंड काम कैसे कर रहा है और हमारी एजुकेशन सिस्टम इसमें क्या काम आता है। सपोज कि हमारे पास एक इंग्लिश का राइटर है और मेरे पास एक इंग्लिश की बुक है, और उस इंग्लिश की बुक में बहुत ढेर सारे पोएम्स लिखी हुई हैं, बहुत ढेर सारी स्टोरीज लिखी हुई हैं। अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मैं मान लीजिए शेक्सपियर हूं और मैंने एक स्टोरी लिखी, तो जब मैंने स्टोरी लिखी, जिस समय मैंने स्टोरी लिखी, मैंने क्या बोला, एक्शन मैंने क्या, लिखने का। उस लिखने से पहले स्टोरी मेरे दिमाग में चल रही थी, यस नो? पहले दिमाग में लिखी कि पहले पेपर पे लिखी? पहले कहां लिखी? दिमाग में लिखी। और दिमाग में किस भाषा में थी? पिक्चर्स की भाषा में। करेक्ट, पिक्चर्स की भाषा में थी। तो पिक्चर्स में वो शेक्सपियर के माइंड में थी और शेक्सपियर ने उसको किस में कन्वर्ट किया? वर्ड में।
अच्छा क्यों कन्वर्ट किया, इस पे बात कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया, हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग पिक्चर्स की भाषा समझते हैं, समझ गए ना, पिक्चर्स की भाषा समझते हैं। अब बोलो मेरे मन में एक पिक्चर है, कौन सी बताओ, तुम तो पिक्चर की भाषा समझते हो, बता दो, नहीं बता सकते ना, एग्जैक्टली ऐसे ही शेक्सपियर के मन में क्या चल रहा है हम नहीं जान सकते। हमको एक भाषा चाहिए होती है, किस लिए, मेरे मन से पिक्चर्स को आपके मन में पहुंचाने के लिए। तो भाषा माध्यम है जिसके माध्यम से मेरे मन से पिक्चर बहती हुई तुम्हारे मन तक पहुंचती है। जैसे तार है, जनरेटर से बिजली हमारे बल्ब तक पहुंचती है उस तार के माध्यम से। अब शेक्सपियर ने एक चैप्टर अपने मन में सोचा, सपोज मर्सी, और उस मर्सी को उन्होंने लिखा वर्ड्स में। सो शेक्सपियर के मन में क्या चल रहा था, तो शेक्सपियर के मन में कुछ पिक्चर चल रही थी, बहुत ध्यान से समझिएगा। शेक्सपियर के मन में कुछ पिक्चर चल रही थी मर्सी को लेकर के, और उसने उस पिक्चर्स को वर्ड में कन्वर्ट किया, और ये वर्ड्स एक बुक के माध्यम से हमारे पास आ गई ना, एक बुक के माध्यम से मेरे पास, और हमने उस वर्ड को पढ़ना शुरू किया बच्चे ने। अब बच्चा जब पढ़ रहा है तो बच्चा कर क्या रहा है, एक्चुअल में बच्चा पढ़ रहा है और बच्चा उसके माध्यम से उन पिक्चर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जो शेक्सपियर के मन में चल रही थी पिक्चर लिखते समय। देखो शेक्सपियर ने यहां पर क्या किया था, शेक्सपियर ने यहां पर अपनी पिक्चर्स को कोडिंग की थी वर्ड्स में। इसको बोलते हैं राइटिंग स्किल। क्या बोलते हैं इसको, राइटिंग स्किल का मतलब होता है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है उन पिक्चर्स को मैं शब्दों में पिरो दूं, चाहे वो हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, बंगाली में, किसी में पिरो दूं। तो शेक्सपियर ने क्या किया, अपनी उन पिक्चर्स को वर्ड में पिरो दिया। अब क्यों किसी को अच्छा राइटर बोलते हैं, क्यों किसी को खराब राइटर बोलते हैं, जो जितना अच्छा राइटर होगा वो उतनी अच्छी तरीके से वर्ड में पिक्चर्स को पिरो देगा, और जो खराब राइटर होगा उसका लिखा समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। अब ये किताब आ जाती है मेरे बच्चे के पास, और बच्चा क्या करता है, बच्चा इस इंग्लिश की बुक को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद इसको पिक्चर्स में कन्वर्ट करता है। कहां, अपने दिमाग में। जब आप एक लाइन पढ़ते हो, मैंने बोला आपसे कि चलो हम लोग शाहजहांपुर चलते हैं, जैसे ही मैंने बोला आपके मन में शाहजहांपुर आ गया कि नहीं आ गया, जैसे ही मैंने बोला आओ ट्रेन से चलो लखनऊ चले, आपके मन में ट्रेन बन गई कि नहीं बन गई, बनेगी। तो बच्चा जब पढ़ रहा होता है तो एक एक लाइन की वो पिक्चर्स बना रहा होता है अपने मन में, अपने आप बन रही होती पिक्चर्स। तो जब जब सोच के देखिएगा, उसने वर्ड्स को पढ़ा, और अगर पढ़ते समय उसने वही पिक्चर्स उसके मन में बना ली जो पिक्चर्स शेक्सपियर के मन में थी, इसको बोलेंगे कॉम्प्रिहेंशन स्किल। कौन सी स्किल बोलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन स्किल। कॉम्प्रिहेंशन स्किल का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी भाषा को समझने के बाद उन पिक्चर्स को बना ले जो पिक्चर्स बोलने वाले या लिखने वाले के मन में थी, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन स्किल। अब सोचो शेक्सपियर के मन में जो पिक्चर थी वो उसने वर्ड में डाली, और वही पिक्चर्स हमारे मन, बच्चे के मन में आ गई। करेक्ट, समझ में आ रही यहां तक बात। अब वो एग्जाम में गया, और एग्जाम में जाने के बाद उसने उसी पिक्चर्स को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया, बच्चे ने एग्जाम में आंसर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये फिर राइटिंग स्किल आ गई, बच्चे ने लिख लिया एग्जाम में। अब जब एग्जामिनर ने उसको पढ़ा, तो एग्जामिनर ने पढ़ा तो एग्जामिनर के मन में भी पिक्चर बन गई, क्योंकि बच्चे ने लिखा, एग्जामिनर के मन में पिक्चर्स बन गई, क्योंकि मन तो केवल पिक्चर्स को ही समझता है। अब देखिए, जो शेक्सपियर ने पिक्चर्स बनाई थी, अगर वही पिक्चर सेम टू सेम मेरे बच्चे के मन में बन गई, अगर वही पिक्चर सेम टू सेम बच्चे ने अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दी, और सेम टू सेम अगर पिक्चर एग्जामिनर के मन में बन गई, तो नंबर कितने आएंगे, कितने आएंगे, 100 में 100 आएंगे। अब प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम 3 जगह पे है। या तो राइटर ने ही पिक्चर सही नहीं बनाई, तो राइटर की राइटिंग स्किल खराब, या फिर मेरे बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन खराब, या फिर मेरे बच्चे का राइटिंग खराब, या तो फिर एग्जामिनर का कॉम्प्रिहेंशन खराब। तब ये स्किल्स में बात आ गई। अगर हमने 2 स्किल में बच्चे के साथ काम कर लिया, एक किसी भी चीज को पढ़कर उसकी पिक्चर्स बना लेना, और ऐसा लिख देना कि जो पढ़ ले उसके मन में पिक्चर बन जाए, तो कोई बचा, लैंग्वेज में कुछ बचा, सब कुछ हो गया। अब इसका मैं एक डेमो दिखाता हूं, आ जाओ तुष, कम हियर मैम, अब टर्न करिए मैम, प्लीज टर्न दिस। देखो, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 3 तुष, और इनको मैंने एक स्टोरी दी, अशोका द ग्रेट। तुम थोड़ी सी पढ़ो स्टोरी को पहले, थोड़ा सा। Emperor Ashoka was one of the great kings of India.
However, he went through many changes before he became a king. करेक्ट. इज अ स्टोरी ऑफ हिज ओन क्लास. करेक्ट. इसने स्टोरी को पढ़ा है कल शाम को, और उसके बाद पूरी स्टोरी को पढ़ के इसने आपके सामने बोर्ड पर इसी स्टोरी को पिक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया. अब ये वही पिक्चर्स हैं जो इस वर्ड को बनाते समय ऑथर के दिमाग में आई होंगी. अब देखते हैं इसने पिक्चर्स को बनाया, अब देखते हैं इसको ये कैसे इलैबोरेट करता है. आओ तुम इसको इलैबोरेट करो. A little louder. हाँ. King Ashoka was a great king of India. He killed many peoples and he was known for his cruelty and anger. In a loyalty test, he killed more than 500 ministers. He was called as Chandrashoka. Do you know the Kalinga War? Kalinga War was a war in which King Ashoka killed many peoples. When, after the Kalinga War, King Ashoka came out of the field, so he saw many killed people and burned house. When he was sadly going to his home, so he saw a Buddha. Buddha tell him what is non-violence. From that time, he followed non-violence and he helped everyone. He built many stupas in our India. Thank you. This was my representation. करेक्ट. अब देखो इसने सबसे पहले क्या काम किया, एक एक स्टेप करके हम समझेंगे. सबसे पहले इसने वर्ड्स को पढ़ा, वर्ड्स को पढ़ने के बाद इसने समझा. अब अगर ये वर्ड्स को बोल रहा है, अगर ये केवल स्टोरी सुना रहा है मुझको, मान लीजिए इसने बोला राम जाता है, कैसे पता आपको राम जाता है के समय इसके मन में राम था और राम जा रहा बना था? हो सकता है ये इसके मन में चल रहा हो कि शेर खाना खा रहा है. क्या पता आपको मन के अंदर क्या चल रहा है? तो मन चेक करने के लिए हमको पिक्चर्स चेक करनी पड़ेगी. तो देखो क्या हुआ, इसने स्टोरी को पढ़ा, स्टोरी के बाद जो बेटा तुमको समझ में आ रहा मुझे कोई मतलब नहीं, जो तुमको समझ में आया मुझे ड्रॉ करके दिखाओ. ड्राइंग कैसी बने मुझे कोई खूबसूरत होती है, जो बन जाए बना के दिखा दो. नाउ व्हाट ही डू, इसने अपनी पूरी की पूरी ड्राइंग बनाई पूरी स्टोरी की. अब बेटा जो समझ में आया वो सुना दो. इसके बाद हम क्या करते थे, बच्चे को क्वेश्चन आंसर रटवाते थे. अभी कोई काम खत्म. अब बेटा एक काम करो, इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन तुम बना सकते हो मुझे बना के दिखाओ. बेटा कुछ क्वेश्चन बनाओ इस चैप्टर पे. मेक सम क्वेश्चंस. Who was the King Ashoka? Did he kill people in the loyalty test? What war was Kalinga War? After coming out of his war field, what did he saw? King Ashoka built many what in Indias. Did he help to anyone? Make some more questions. Before the war, from which name he was called? Make some more question. Was he a cruel man? Was he a cruel man? Did he kill the ministers in the law? Now we can make as many question possible. अब मुझे बताओ इसको कभी आंसर लिखवाने पड़ेंगे, कभी आंसर याद कराने पड़ेंगे, कभी ये चैप्टर भूल सकता है दोबारा लाइफ में. अब मुझे बताओ बेटा तुमको ये चैप्टर पूरा तैयार करने में कितनी देर लगी? 20 to 30 minutes. 30 मिनट में चैप्टर तैयार किया. इस बुक में चैप्टर कितने हैं? 30. ये पूरे चैप्टर पूरी बुक कितने दिन में खत्म कर सकते हो तुम? 20 to 30 days. Oh, 2 to 3 days. 3 दिन में ये बच्चा अपनी पूरी किताब को खत्म करने के लायक है. जिस समय आप दे दो 3 दिन के अंदर ये पूरी इंग्लिश की किताब अपने पूरे साल की खत्म कर सकता है. क्यों? क्योंकि अब वो इस स्किल में है. बेटा को थैंक यू. अगर आपको साइकिल चलानी आती है मोमदी में, वो अगर आपको मोमदी में साइकिल चलानी आती है तो मुझे बताओ आप केवल मोमदी में चला सकते हो कि गोला में भी? कहां चला सकते हो, केवल मोमदी में कि गोला में भी? अगर गोला में चला तो शाहजहांपुर में नहीं चला पाओगे? दिल्ली में, लंदन में, कहीं भी चला लेंगे. तो देखो स्किल हमेशा खोलती है और नॉलेज हमेशा बांधती है. तो अब हमने पूरे एजुकेशन सिस्टम को कैसे किया है बहुत ध्यान से समझिएगा. सबसे पहले व्हाट विल बी वर्किंग ऑन, सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज पे. हम बात करेंगे जब हिंदी की तो हम बात करेंगे केवल रीडिंग की. रीडिंग इज द फर्स्ट स्किल. हम केवल स्किल पे ही बात करेंगे और स्किल के साथ एक फॉर्मूला है, वो बहुत ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा. स्किल का फॉर्मूला, स्किल को हिंदी में कहते हैं कला. क्या कहते हैं? कला.
स्किल के साथ एक फॉर्मूला है कि एक समय में केवल एक स्किल सीखी जा सकती है। अगर एक साथ आपने 2 स्किल सीखी तो आप खा जाएंगे, क्या खा जाएंगे? कलाबाजी। कला के साथ ही जब हमने बोला एक समय में हम एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो हमने इसीलिए बोला क्योंकि हम एक समय में एक स्किल लेके चलेंगे, वन टाइम वन स्किल। और स्किल के साथ एक क्या खासियत है? स्किल के साथ एक खासियत है, एक फॉर्मूला है स्किल का कि अगर कोई भी काम, कोई भी एक स्किल पकड़ लीजिए, आप कोई स्किल हो, वो दौड़ना हो, भागना हो, डांस करना हो, स्विमिंग हो, कोई स्किल पकड़ लीजिए आपको बिल्कुल ना आती हो। फॉर्मूला है स्किल के साथ, अगर कोई भी एक स्किल 45 दिन तक, कितने दिन तक? कितने दिन तक? 45 डेज तक। कोई भी एक स्किल अगर आप 45 डेज तक लगातार साधना की स्टेट में कर लें। अब साधना की स्टेट मतलब क्या? साधना का मतलब होता है एक दिन में 8 घंटे कोई काम करें और एक मन से करें तो उसको साधना बोला जाएगा। मतलब अगर 8 घंटे लगातार कोई काम कर ले और एक ही मन से करें तो उसको क्या बोलेंगे? साधना। तो अगर आप 45 दिन तक कोई एक ही स्किल लगातार 8 घंटे सीख ले तो आ जाएगी, चाहे दुनिया की कोई स्किल हो, कोई मतलब नहीं कौन सी स्किल हो। ये फॉर्मूला है। और फॉर्मूला क्या होता है? जैसे 2 + 2 कितना होता है? 4। सुबह 4 बजे कितना होता है 2 + 2? सुबह 4 बजे जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 + 2? 4। रात के 12 बजे गोला में, शाहजहांपुर में, लंदन में, जनवरी में, दिसंबर में, फॉर्मूले पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती। तो फॉर्मूला है अगर कोई स्किल है और स्किल को आप 45 दिन तक 8 घंटे दे दे तो वो लाइफ टाइम के लिए आ जाएगी। सपोज आप में से किसी को हवाई जहाज उड़ाना आता है? नहीं आता है। सोचो 45 दिन तक लगातार 8 घंटे आप केवल एरोप्लेन उड़ाने की ट्रेनिंग लो, सीख जाओगे कि नहीं? करेक्ट, कुछ भी सीख जाओगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने पूरे एजुकेशन सिस्टम को नॉलेज से निकाल करके स्किल में बांट दिया। जैसे अब जब आपके बच्चे की हिंदी शुरू होगी तो कहां से शुरू होगी? पहले केवल रीडिंग से शुरू होगी, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। अब वो रीड करना शुरू करेगा हिंदी को, और कहां से रीड करना शुरू करेगा? क्लास 1 की बुक को। पहले वो क्लास 1 की बुक को रीड करेगा, फिर वो क्लास 2 को रीड करेगा, फिर क्लास 3। अभी बच्चे आपके न्यूज़पेपर रीड कर लेते हैं, आई एम श्योर अबाउट इट, न्यूज़पेपर रीड कर लेते होंगे। बट जब तक वो मेरे जितनी तेज ना रीड करने लग जाएं, क्या? हिंदी को। कहां तक? न्यूज़पेपर तक। तब तक रीडिंग नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। पूरे दिन केवल एक काम, केवल रीडिंग। कितने दिन लगेंगे? मुश्किल से 5, 7, 10 दिन। अब मुझे बताओ, वो सब रीडिंग करने लग गया? करेक्ट। जब वो रीडिंग करने लग जाएगा, जिस दिन वो रीडिंग करने लग जाएगा, वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो, 10 दिन हो, कोई मतलब नहीं। जब वो रीडिंग करने लग जाएगा तब उससे ये बात होगी कि बेटा अब जो तुमने रीड किया है, जो भी तुमने रीड किया है, जरा मुझे पिक्चर बना के दिखा दो इसकी। तो जितने दिन रीडिंग चलेगी उस दिन उसकी बेसिक ड्राइंग स्किल पे काम होगा। अब वो जो पढ़ेगा उसकी पीछे पिक्चर्स बनवा दी जाएगी। कैसे बेटाओ? कराया, कम हियर, कम हियर। जैसे मान लीजिए दिस इज द स्टूडेंट और इसने एक सेंटेंस पढ़ा। मैम सेंटेंस बोलिए। मैम टेल द सेंटेंस, स्पीक द सेंटेंस। ओके, सपोज इसने सेंटेंस पढ़ा, सीता बाग में झूला झूल रही है। अब कैसे पता इसके मन में क्या बना? इसने पढ़ा सपोज सीता बाग में झूला झूल रही है, तो ये क्या करेगी? इमीडिएटली शी विल मेक अ पिक्चर। मेक अ पिक्चर। हाँ, हियर सीता बाग में झूला झूल रही है। बेटा बताओ। हम तभी मानेंगे कि तुमको समझ में आ गया जब तुम मुझे उस सेंटेंस की पिक्चर बना के दिखा दोगे। चेक माइंड होगा, चेक नोटबुक नहीं होगी। तुमने पता नहीं क्या लिखा, पता नहीं क्या समझा, पता नहीं क्या बोला, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे पिक्चर्स बना के दिखाओ, तभी हम मानेंगे कि तुमको आता है। मैम प्लीज। सीता बाग में झूला झूल रही है। बेटा हरिया। करेक्ट। let them see। सी, अब ड्राइंग से कोई मतलब नहीं है मुझको मतलब है बाग से, मुझको मतलब है झूले से, मुझको मतलब है सीता। अब मुझे पता है जो पढ़ रही है वही इसको समझ में आ रहा है। अब इसका मतलब है सीता बाग में झूला झूल रही है, इसका मतलब ये कुछ और नहीं सोच रही है, मुझे बिल्कुल कंफर्म है। अब ये वही सोच रही, मतलब इसका मन, वचन और कर्म तीनों एक ही है। मन मुझे चेक करना नहीं आता था, आ गया। एक और सेंटेंस बोलिए। अच्छा चलो बनाओ। राम इज गोइंग टू द मार्केट। अब सेंटेंस से सुना, राम इज गोइंग टू द मार्केट। मुझे क्या पता इसके मन में क्या चल रहा है? बेटा बना के दिखाओ, यही बना दो। हाँ, राम इज गोइंग टू, यहां बना बेटा, यहां कम कम कम, ये देखिए, राम इज गोइंग टू द मार्केट। और किसी भी इमेज को बनाने में ड्राइंग का कोई मतलब नहीं है, कितनी भी गंदी हो कोई मतलब नहीं है।
आपको पति कैसा चाहिए, अच्छा कि सच्चा? माँ कैसी चाहिए, अच्छी की सच्ची? पिता कैसे चाहिए, अच्छे की सच्चे? बेटा नहीं, अच्छी चाहिए तो मतलब अपना बेटा बदल के ऐश्वर्या का बेटा ले आओ, कोई ले लेगा? नहीं लेगा। सच्चा चाहिए। तो इमेज हमको अच्छी नहीं सच्ची चाहिए। बहुत से पेरेंट बोलेंगे कि मेरा बच्चा अच्छी तो नहीं बना पाया ना, अच्छी नहीं चाहिए, सच्ची चाहिए। अगर बोल रहा है कि बाग में झूला झूल रही है तो बाग बनाओ, झूला बनाओ, पिक्चर कितनी खराब बनी उससे कोई मतलब नहीं। हमको ब्रेन चेक करना है, हमको आपकी इमेज ड्राइंग नहीं चेक करनी। अब देखो, ही इज गोइंग टू द मार्केट। राम। राम बनाओ, राम इज गोइंग टू द मार्केट। एक्सप्लेन दिस पिक्चर, एक्सप्लेन करो इस पिक्चर को, एक्सप्लेन दिस पिक्चर, एक्सप्लेन दिस पिक्चर। It is Ram. हाँ, These both are selling these, हाँ, करेक्ट, and it is a building, ओके, and it is road. इट इज रोड। सो इज एक्सप्लेन द पिक्चर। अब मुझे पता चल गया कि जो इसने पढ़ा वो इसने बनाया। शुरू में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेट, गो। सो क्या सीक्वेंस हुआ? सीक्वेंस होगा सबसे पहले कि आपका बच्चा हिंदी और इंग्लिश कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले वो पढ़ना सीखेगा। कहां तक? हर जगह तक। अगर वो फर्स्ट में है या सेकंड में उससे कोई मतलब नहीं, हिंदी पढ़ेगा तो पूरी पढ़ेगा न्यूज़पेपर तक। उसके बाद जो जो पढ़ता जाएगा उस चीज की वो पिक्चर बनाकर मुझे दिखाता जाएगा। अब अगर उसने पूरे चैप्टर को 5-7 पिक्चर्स में कन्वर्ट कर दिया तो कोई कंफ्यूजन रह गया? कहीं पर कोई कंफ्यूजन दिखेगा आपको? कोई मतलब नहीं। इसके बाद क्या होगा कि बेटा जो तुमने सारी पिक्चर्स बनाई है ना, जरा इस पे ढेर सारे क्वेश्चन बना के दिखा दो मुझे। अब ऐसे नहीं मानते, क्वेश्चन बनाओ, देखिए तुम्हारा दिमाग कितना चलता है। दिमाग तभी चलेगा जब आप किसी चीज पर प्रश्न बना पाएंगे। कहते हैं प्रश्न ही कृष्ण है। सबने चिड़िया को उड़ते देखा, एक ने चिड़िया को उड़ते देखा प्रश्न के साथ तो उसने हवाई जहाज बना दिया। सबने एप्पल को गिरते देखा, एक ने एप्पल को गिरते देखा प्रश्न के साथ तो उसने ग्रेविटी ढूंढ दी। सबने पानी को उबलते देखा, एक ने उस ढक्कन को उबलते देखा प्रश्न के साथ तो उसने स्टीम इंजन बना दिया। तो मेरा बच्चा पूरी एकेडमिक्स को, पूरे चैप्टर्स को बनाने के बाद क्या करेगा? उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस बनाएगा। तो सबसे पहले क्या काम चलेगा? 10, 15, 20, 25, 30 दिन, जब तक वो पढ़ नहीं लेता तब तक पढ़ेगा। फिर वो पूरी पिक्चर्स बनाना सीखेगा 10, 15, 20 दिन। जब पूरी पिक्चर्स बना के दिखाने लग जाएगा तब किस काम आएगा? क्वेश्चन बनाने पे। अब बेटा सारे चैप्टर्स पे क्वेश्चन बना के दिखा दो, जितने क्वेश्चन बना लेते हो। अब किस बात पे काम आएगा? बेटा अब आंसर लिख के दिखाओ। अब 15-20 दिन केवल इसी बात पे काम चलेगा कि तुम्हें पूरा चैप्टर तो आता है, तुम बोल भी लेते हो, तुम इमेज भी बना लेते हो, बेटा मुझे आंसर लिख के दिखा दो। जो क्वेश्चन तुमने बनाए थे अभी तक 1000-2000 सबके मुझे तुम आंसर लिख के दिखा दो। अब मुझे बताओ, अगर आपका बच्चा हिंदी को पढ़ने लग गया, हिंदी के वो इमेजेस को ड्रॉ करने लग गया पढ़ने के बाद, अगर उसके ढेर सारे क्वेश्चन बनाने लग गया और आंसर अपने आप लिखने लग गया, तो बताओ वो हिंदी में किस क्लास का बच्चा बचा? किसी क्लास का बचा? किसी बंधन में है? कौन कौन सी बुक वो कर लेगा? किसी दुनिया की बुक पे वो अटकेगा? किसी क्लास की बुक पे अटकेगा? वो मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? ये क्यों हुआ? क्योंकि अब उसको साइकिल चलानी आ गई, अब वो कहीं चला लेगा। अब उसको इमेज बनानी आ गई, वो कहीं बना लेगा। ऐसे ही सेम इंग्लिश में, इंग्लिश में काम चलेगा पहले रीडिंग पे, फिर किस पे काम होगा? पिक्चराइजेशन पे, फिर किस पे काम होगा? क्वेश्चन मेकिंग पे, फिर इस पे काम होगा? आंसर राइटिंग पे। जो भी एक बार काम हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। एंड वी आर इमेजिनिंग दैट सिचुएशन जिसमें हम आपके बच्चे को अगले 2 से 3 सालों में इस कंडीशन पे पहुंचा दें कि पूरे साल भर का सिलेबस वो केवल 3 महीने में खत्म कर दे। एंड इट इज हैपनिंग। 3 महीने के अंदर बच्चा आपका पूरे साल का सिलेबस खत्म करेगा, क्योंकि वो करने के लायक बन जाएगा। अब बात करेंगे मैथ्स में कि हिंदी इंग्लिश तो हो गया, हिंदी इंग्लिश को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आ गया ना? अब बात करेंगे मैथ्स में कैसे होगा। तो मैथ्स में बात करने से पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि कमजोर का मतलब क्या। कमजोर किसको बोलते हैं? कमजोर का मतलब क्या होता है? तो कमजोर का मतलब होता है जब आप बीच में एक लाइन खींच दीजिए, क्या आ गया? जोर कितना लगाया? कम लगाया। तो जब जब जो बच्चा बोल रहा है कि मैं कमजोर हूं, तो वो ये बोल रहा है कि मैंने जोर कम लगाया। बहुत सिंपल सा। और वो आता है कि सर मैं कमजोर हूं, मुझे कोई तरीका बता दो। तुम्हें खुद ही पता तुमने जोर कम लगाया, हमसे क्या पूछ रहे हो? जोर कम लगाया। लेकिन अकेले जोर से काम भी नहीं होता। आप जाओ दीवार में धक्का लगाओ, कोई काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो दूसरा भी एक सूत्र है, वो क्या है कि अगर बल्ब है और बल्ब अगर एक सीरीज में है और बल्ब नहीं जल रहा है, तो समस्या कहां? तो ही समस्या हो सकती है, या तो उस सीरीज का कोई तार टूटा है, या तो बल्ब के अंदर का तार टूटा है। कोई तो तार टूटा है। तार तोड़े बिना नहीं सही हो सकता, फिर चाहे जितनी लात मारो उसको। और हम क्या करते हैं? बल्ब को मारते, बेटा उठ, मस्त लगा। समस्या क्या है? तार टूटा है। तो हमारा बच्चा जब ग्रेड
10 में होता है, तो एक्चुअली ये सत्य है किसी भी स्कूल के लिए, इंक्लूडिंग माई स्कूल। वो जब 8 पास होता है तो 8 पास नाम का होता है, वो क्लास 6 भी फेल होता है, आगे बढ़ता है, पुराना भूलता जाता है। ये सुनो, करेक्ट। और जो मैथ्स उसको समझ में नहीं आती, इसलिए क्योंकि उसको पुराना नहीं आ रहा होता है। तो आज जो हम काम करेंगे, चूंकि ग्रेड 1 में बच्चा हमारा है, तो हम इस बात पे बात करेंगे कि हमारा बच्चा किसी भी कीमत पर पीछे होने न पाए। तो जब मैथ में काम होगा तो मैथ में हम फेजेस पे काम करेंगे। वी हैव डिराइव्ड द फेजेस बहुत ब्यूटीफुली, और वो इतने स्पाइरल हैं कि हमारे बच्चे अगले 4 महीने के अंदर, कब तक मैथ्स चलेगी, जब मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स अगले लगभग 4 महीने तक जब चलेगी, वो तब खत्म होगी मैथ्स जब आपका बच्चा ग्रेड 1 की और ग्रेड 2 की, आपके स्कूल की नहीं, दुनिया के किसी भी स्कूल की किताब अपने आप खत्म कर दे। और उस खत्म करने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खत्म करने के लिए केवल सीरीज चाहिए। वो सीरीज नीचे से ऊपर तक की कहीं टूटी होती, इसलिए गड़बड़ होता है। दुनिया में कोई बच्चा बुद्धू पैदा हुआ ही नहीं, कहीं गड़बड़ हुआ तो सीरीज में। लैंग्वेज में क्या गड़बड़ होता है, हमारे पास गड़बड़ होती है हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस। हमारा गड़बड़ होता है जब हम बोलते हैं मुझे लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, तो मतलब क्या, या तो मुझे कुछ वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, या तो मुझे कंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आ रहा है, या तो मुझे ग्रामर नहीं समझ में आ रही है। तो हम उस बिल्कुल डॉट पे काम करने वाले, बिल्कुल एग्जैक्ट डॉट पे काम करने वाले। एंड इन द लास्ट, ये हमारे 3 पिलर की हम लोग अभी तक बात की। एक हमने कंसंट्रेशन की बात की, हम एक समय में एक सब्जेक्ट चलाएंगे। दूसरा हमने बात की डर की, कि हम स्किल वाइज काम करेंगे। तीसरा हमने बात की कि माइंड की, हम मैथ्स कराएंगे, इंग्लिश कराएंगे, हिंदी कराएंगे, साइंस कराएंगे, कुछ भी कराएंगे, हमको कॉपी से मतलब नहीं है, हमें मतलब होगा माइंड से। जैसे अभी अगर बात करें, हम जब अपनी क्लास में होते हैं तो देखो क्लास मेरी कैसे चलती है। सबसे ज्यादा काम होता है मेरी क्लास में बोर्ड पे, करेक्ट। बोर्ड के बाद काम होता है नोटबुक पे। बोर्ड से काम कहां जाता है, नोटबुक पे। और नोटबुक के बाद क्या आता है, माइंड में ले लो। तो सबसे पहले क्या था, बोर्ड, उसके बाद क्या था, नोटबुक, उसके बाद क्या था, तुमने माइंड को कहां रखा, सबसे आगे की सबसे पीछे। तो माइंड तुमको कहां रखेगा, मतलब तुम मेरे यहाँ 501 का लिफाफा दो, हम तुम्हारे यहाँ 5000 का देंगे। ऐसा कैसे, मतलब तुम माइंड को सबसे पीछे रखो, माइंड तुमको सबसे आगे रखेगा। तो अभी बिल्कुल सीक्वेंस डिफरेंट है, पहले पढ़ो और माइंड दिखाओ, माइंड के बाद नोटबुक पे दिखाओ, और यहां पर आके बोर्ड पे दिखाओ, जैसे आपके बच्चे ने दिखाया। तो बोर्ड आएगा सबसे बाद में, उसके पहले आएगा नोटबुक, और सबसे पहले आएगा माइंड। माइंड सबसे पहले, हम माइंड को पहले रखेंगे तो माइंड हमको पहले रखेगा। अब जब हम इस सब की बातें कर लेंगे तो यहां पर बात आएगी कि हम रुकेंगे कहां। रुकेंगे का मतलब, जब हम हिंदी ले जाएंगे तो हिंदी को कहां तक ले जाएंगे। क्या क्लास 1 के बच्चे को 10 तक की पूरी करा दें, क्या क्लास 2 के बच्चे को 10 तक की पूरी करा दें, क्या मैथमेटिक्स कहां तक पूरी करा देंगे, कहां पर रोक दें उस बात को। तो रोकना क्यों है, कहां रोकना है, कैसे रोके जाना है, इस मैकेनिज्म को पूरा समझने के लिए हमको चौथा व्हील समझना पड़ेगा। पहला था हमारा कंसंट्रेशन, दूसरा था हमारा डर, तीसरा था हमारा माइंड, और चौथा है हमारा कॉम्पिटेंसी। तो ये जो हमारी कॉम्पिटेंसी है, इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमको बहुत कुछ पिक्चर क्लियर होगी। जैसे हमारा आज जो स्कूल से इंटरमीडिएट का बैच निकल रहा है, कभी तो आपका बच्चा भी निकलेगा ना इंटरमीडिएट में, इस भ्रम में तो नहीं कि इंटर पास नहीं करेगा, कभी कभी तो करेगा। तो सोचो आज मेरे बच्चे ने इंटर पास किया, आपका बच्चा आज इंटर में, सोचिए आज चल रहा है मार्च फरवरी, और बोर्ड का एग्जाम दे रहा है। ये बोर्ड का एग्जाम सीबीएसई ले रहा है, ये सीबीएसई आपका बोर्ड का एग्जाम ले रहा है। और 3 महीने के बाद अभी बच्चा जाकर के आईआईटी का एग्जाम देगा। अभी आपका यही बच्चा जो इंटर में बैठा हुआ है आपके साथ, 3 महीने के बाद आईआईटी में एग्जाम देगा। और कौन लेगा वो आईआईटी का एग्जाम, यही सीबीएसई लेगी, यही सीबीएसई लेगी आईआईटी का एग्जाम। और अगर हमारा सिलेबस ये है इंटर का, तो आईआईटी का सिलेबस ये है कि नहीं है, है। और हमारी जितनी कोचिंग है हिंदुस्तान भर की, वो एक ही काम कर रही हैं, इस बीच के सिलेबस को पूरा करने के लिए यही तो काम कर रही है। स्कूल में तो हम ये पढ़ा रहे हैं, और आईआईटी में ये पूछा जा रहा है। ये जो बीच का सिलेबस है, ये बीच के सिलेबस को पूरा कराने का काम ही तो सारी कोचिंग कर रही है। यस नो, करेक्ट, यही तो कर रही है। तो ये आ क्यों रहा है, प्रश्न तो ये है कि हम इतनी क्या नकारापंथी कर रहे हैं भाई। ये हमारी नकारागिरी है, हमारी नकारापंथी को, स्कूल की नकारागिरी को कोचिंग पूरी कर रही है, और हमसे कोई प्रश्न तक नहीं पूछता। मजे की बात समझो, मजे की बात समझिए, कोई पुस्तक नहीं पूछता कि इंटरमीडिएट तक तुमको इतने रुपए हमने दे दिए, 12 साल दे दिए, और ये नकारापंथी हो गई मेरे बच्चे के साथ। कोई नहीं पूछता, क्यों, क्योंकि कोई नहीं पूछ रहा। बट हमने पूछा अपने आप से, भाई ये क्या चल रहा है। तो प्रश्न समझ में आया कि हो क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, ये चीज बहुत समझनी जरूरी है। तो ये सीबीएसई है, सीबीएसई सिलेबस यहां बना रही है और सीबीएसई सिलेबस ये बना, तो क्या बेवकूफ है। आप बताओ, मतलब तुम यहां पर 2 महीने पहले बता रहे हो इंटर वाला बच्चा मुझे आईआईटी में चाहिए, 2 महीने पहले तुम पूछ रहे हो ए, और 2 महीने के बाद पूछ रहे हो तुम ए प्लस 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 प्लस। बेवकूफ हो क्या, बेवकूफ तो नहीं है। तो क्या पूछ रही है,
क्यों कर रही है इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर क्यों तक नहीं पूछेंगे तो हम कभी सोल्यूशन तक नहीं पहुंचेंगे। फिर मैं बोलूंगा कृष्ण क्या कहते हैं, तत्व तक जाइए। जितनी गहराई तक जाएंगे उतनी गहराई से समस्या समझ पाएंगे, उतनी गहराई से आप सोल्यूशन पकड़ पाएंगे। छोटे भाई आपने कहानी सुनी होगी, एक बाप ने अपने बेटों को एक एक लकड़ी दी, उन्होंने तोड़ दी, दो दो दी तोड़ दी, चार चार दी नहीं तोड़ पाए। क्यों? क्योंकि एकता में शक्ति होती है। हमसे समस्या क्यों नहीं टूटती? क्योंकि समस्या एक्चुअली बहुत ढेर सारी समस्याओं का पुलिंदा है। अगर उस समस्या को केवल आप खोल दें तो आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं हैं और एक एक करके सॉल्व करेंगे तो सारी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन हम उनको खोलना नहीं आता। आज देखिए इसको खोलेंगे समस्या को, कितनी बड़ी समस्या है, और इसको खोलेंगे तो देखिएगा कितनी छोटी निकलेगी। हमारे देश में एक बॉडी है एनसीएफ। एनसीएफ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। उसका काम होता है ये बताना कि हिंदुस्तान में किस क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम बैठे हम कुछ भी पढ़ाने लग जाएंगे किसी भी क्लास में, वो एनसीएफ बताएगी कि क्या पढ़ाना है। जैसे हमारे देश में एक बॉडी होती है एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वो ये बताती है कि मेरे देश में क्या दवाइयां दी जाएंगी और किस पेशेंट को कितने एमजी से ऊपर दवाई। ऐसा नहीं कि तुम डॉक्टर तुम कुछ भी दे दोगे उसको। सो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड गाइडलाइंस जो एनसीएफ बनाती है। तो एनसीएफ क्या बताती है कि क्लास 1 में तुमको क्या पढ़ाना है, क्लास 2 में तुमको क्या पढ़ाना है, क्लास 3 में तुमको क्या पढ़ाना है, क्लास 4 में तुमको क्या पढ़ाना है और क्लास इंटर में तुमको क्या पढ़ाना है। अब देखो पूरा पेच कहां से पैदा हो रहा है। पेच यहां से पैदा हो रहा है कि जब हम ग्रुप में कोई काम करेंगे, जैसे अगर हम पूरे ग्रुप को बोले, इस पूरे ग्रुप को कि तुम ना स्कूल के एडमिशन ढूंढ के लाने हैं सपोज, तो हम क्या बोलेंगे, भाई कम से कम 15 लोग आने ही है। या कोई सेल टारगेट, तुम क्या बोले, कम से कम 1 लाख की सेल तो है ही है। बिजनेस में सेल कब कैसी मिलती है, टारगेट कैसा मिलता है, कम से कम की ज्यादा से ज्यादा, कम से कम मिलता है। कम से कम इतना तो करना ही है, ज्यादा कितना भी करो। तो क्या होता है जब कभी ग्रुप में काम होता है तो हमेशा मिनिमम टारगेट दिया जाता है। समझना पड़ेगा, ग्रुप में हमेशा टारगेट कैसा दिया जाता है, मिनिमम दिया जाता है, हमेशा मिनिमम ही दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एनसीएफ बना रहा होता है तो उसको पता है कि ये जो सिलेबस बन रहा है पूरे इंडिया भर के लिए है। इसमें नॉर्थ ईस्ट का भी बच्चा है, सेंट्रल इंडिया का भी बच्चा है, वेस्ट इंडिया का भी बच्चा है, साउथ इंडिया का भी बच्चा है, कोई पहाड़ में सुदूर का भी कोई बच्चा है, कोई थारू प्रजाति का भी बच्चा है, कोई जनजाति का भी बच्चा है। ये पूरा का पूरा मिनिमम कॉमन एजेंडा किसके लिए है, एक कॉमन बच्चे के लिए। यह है मिनिमम कॉमन एजेंडा कि इतनी चीज तो मेरे बच्चे को आनी ही चाहिए, ये मिनिमम है, मिनिमम। अब उसके ऊपर किताबें बन गई, क्लास 1 की 12th की 12th पे। अब क्या हुआ, समस्या कहां पर आ गई, हमने उस किताब को मैक्सिमम मान लिया। बस इतना ही ग्लिच है, जो बनाया गया था मिनिमम हमने उसको क्या मान लिया, मैक्सिमम। अब हमने बोला जब ये पढ़ लेगा तो मैक्सिमम है, 100 नंबर ले आएगा तो मैक्सिमम है, जबकि वो था मिनिमम कॉमन एजेंडा। इसीलिए जब आईआईटी में 12वां का बच्चा पहुंचता है तो जब हम बोलते हैं कि बेटा ये वाले पे पेपर क्यों नहीं बनाता सीबीएसई, तो सीबीएसई बोलता है ये तो था मिनिमम कॉमन एजेंडा, ये तो थारू वाले बच्चों को भी पूरा करना था, ये तो नॉर्थ ईस्ट वालों को भी पूरा करना था, ये तो सबको पूरा करना था, जो बेचारे बाढ़ में बहे उनको भी पूरा करना था। तुम बताओ तुमने इससे आगे क्या किया, आगे बताओ, और बताओ, और दिखाओ, और बताओ क्या किया। तो कहने का मतलब क्या, आज के बाद से आपकी क्लास में जो क्लास 1 की बुक होगी वो बच्चे के लिए मिनिमम थिंग टू बी कंप्लीट होगी। मतलब जब क्लास 1 में उसके 100 नंबर आ जाएंगे तब ये समझना कि ये पास हुआ है। अब ये मिनिमम काम हुआ, आगे का बताओ क्या हुआ। समझ रहे हैं बात को आप, कहां पर ग्लिच आ रहा है। इसीलिए क्लास 1 का कभी भी दुनिया का कोई भी ओलंपियाड देख लीजिएगा वो क्लास 1 से ऊपर का होता है। क्यों होता है भाई? क्लास 4 का ओलंपियाड हमेशा क्लास 4 से ऊपर का होता है। क्यों होता है भाई? इसीलिए होता है क्योंकि बताइए ये तो मिनिमम कॉमन एजेंडा, आगे का बताओ। तो अब हमारी क्लास में क्या होगा कि हम क्लास 1 में हमने अगर इस जगह पर इंटर में जाके ये गैप आया इतना, मान लीजिए ये 10 यूनिट गैप था इंटर में, तो क्या ये इंटर वाले दिन आ गया, फर्स्ट ईयर में गैप नहीं था? था। क्या ये 10th में नहीं था? था। क्या ये क्लास 2nd में नहीं था? था। क्या ये क्लास 1st में नहीं था? वहां भी था। और सच्चाई ये है, मैं आपको बताऊं, अगर आज के दिन एक नया आईआईटी खुले और वो नया आईआईटी बोले कि मैं बच्चों को कक्षा 1 से लूंगा, अभी आप चाहोगे कि नहीं मेरा बच्चा आईआईटी में पहुंच जाए? अभी चाहने लोगों को यही बच्चा आईआईटी में पहुंच जाए। अगर आईआईटी को ऐसा खुल जाए जो क्लास 1 से ले, भाई साहब क्लास 1 में आपका बच्चा पहुंचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्लास 1 का पेपर इस सिलेबस से नहीं बनाएंगे, किसी और सिलेबस से बनाएंगे। मतलब आज भी गैप है, आज भी गैप है। अगर आज आईआईटी खुल जाए कक्षा 1 के लिए तो आज क्लास 1 के लिए कोचिंग शुरू हो जाएंगी कोटा में। मतलब हम क्लास 1 में ही फेल हैं और हम क्लास 1 में अपनी आंख नहीं खोलना चाहते, इसी को कहेंगे बेहोश, कि हम क्लास 1 में अपनी आंख नहीं खोलना चाह रहे। अगर हम क्लास 1 में आंख खोल लें तो 12वें में खोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं खोलने की जरूरत पड़ेगी। तो पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरा ऑब्जेक्टिव है अगेन 4 व्हील। पहला, कंसंट्रेशन मेरे बच्चे का होना चाहिए। सेकंड,
उसको स्किल होनी चाहिए, किसी भी चीज से डर नहीं, जहां जहां डर है वहां वहां ढूंढेंगे स्किल कौन सी कम है, और हम बच्चे को डर खत्म करने के नहीं स्किल देने की कोशिश करें कि बेटा स्किल पकड़ो और डर खत्म करो। तीसरा, बच्चे का माइंड चेक करेंगे, कहीं पर भी ये चेक नहीं करेंगे कि तुम कर क्या रहे। और चौथा, हम रुकेंगे कहां, जितना आगे उड़ पाए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे कभी कभी आपने देखा होगा क्लास 3 का बच्चा होता है, 10 तक की मैथ्स करे बैठा होता है, वो क्या बिरला पैदा हो गया क्या? ना, उसने केवल अपने मन से एक बाउंड्री तोड़ दी। जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो हाथी के बच्चे को महावत एक छोटी सी लकड़ी से, एक छोटी सी जंजीर से बांध देता है, और हाथी बहुत तोड़ने की कोशिश करता है, ऐसे ऐसे बहुत तोड़ने की कोशिश करता है और तोड़ नहीं पाता। धीमे धीमे हाथी इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वो चाहे तो दीवार में पैर मार दे तो दीवार तोड़ जाए, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं तोड़ पाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो मन से हार चुका होता है, उसको पता है मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। तो ये जो 100% मार्क्स की जो बात हो रही है ना यहां पर, ये मेरे बच्चे में क्लास केजी से पैदा हो चुकी है, क्लास 1 से पैदा हो चुकी है, क्लास 2 से पैदा हो चुकी है, और हमने मान रखा है कि फर्स्ट तो अधिकतम तो 100 था, 100 के ऊपर तो कोई जाएगा नहीं, तो बाकी सब बच्चे 100 से नीचे होंगे, और 100 से जब तुम नीचे हो गए तो तुम 100 न जाने के कभी लायक ही नहीं रहेंगे। वो कभी इस बाउंड्री को तोड़ ही नहीं पाता, और चूंकि वो इस बाउंड्री को तोड़ नहीं पाता इसलिए वो और बाउंड्री तोड़ नहीं पाता। अब देखिए, दो तरीके की इंटेलिजेंस होती है, एक होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक होती है रियल इंटेलिजेंस। कौन कौन सी दो होती है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक रियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम आर्टिफिशियल चीजें तैयार करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कभी रियल चीजें नहीं तैयार कर सकते। जैसे हमने पेन तैयार कर लिया, हमने कार तैयार कर ली, हमने मोबाइल तैयार कर लिया, हमने उड़ने वाला मोबाइल तैयार कर लिया, हमने उड़ने वाली कार तैयार कर ली, हमने पानी में चलने वाली कार तैयार कर ली। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निशानी है, जब आप ऐसी चीजें तैयार करें जो आर्टिफिशियल हो। और रियल इंटेलिजेंस मतलब आप एक रियल बच्चा तैयार कर दें। ये बच्चा पैदा करना कोई बड़ा काम नहीं था, बच्चे को तैयार करना एक बड़ा काम है, जो है रियल इंटेलिजेंस। यही आपकी इंटेलिजेंस दिखेगी कि क्या आपने अपने बच्चे को रियल इंटेलिजेंस दी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें बना पाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने के लिए रियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी, और रियल इंटेलिजेंट होना पड़ेगा पेरेंट्स को और टीचर्स को और स्कूल को, ताकि बच्चे को वो रियल इंटेलिजेंस दे पाए। तो यहां तक तो बात हुई हमारी इन 4 पिलर्स की, इस एजुकेशन सिस्टम की। अब इस एजुकेशन सिस्टम में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होंगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि स्कूल में डिसीजन कौन लेता है, टीचर की बच्चे, कौन लेता है? टीचर लेता है कि बच्चे लेता है? टीचर लेता है ना। तो डिसीजन लेना किसको आएगा, टीचर को कि बच्चों को? फीस किस लिए दे रहे हो, टीचर को डिसीजन सिखाने के लिए कि बच्चे को? सोचा नहीं, वरना आप आ जाते लड़ने के लिए। अच्छा, स्कूल में प्लानिंग कौन करता है, टीचर की बच्चे? टीचर्स। तो प्लानिंग करनी किसको आएगी, आनी किसको चाहिए? देखो कितना उल्टा हो रहा है उल्टा कि नहीं हो रहा है? दिखाने कभी देखना नहीं चाहते ना हम लोग, कभी देखना ही नहीं चाहते, देखेंगे क्यों? सो है क्या, जब जब प्लानिंग करेंगे तभी तब प्लानिंग आएगी, प्लानिंग करने से प्लानिंग आएगी, डिसीजन करने से डिसीजन आएगी। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी चेंज इन द स्कूल? स्कूल में कोई भी डिसीजन आज के बाद से टीचर नहीं लेगा, 100% डिसीजन विल बी टेकन बाय स्टूडेंट। क्यों? अब आप बोलोगे मेरा बच्चा तो डिसीजन लेने के लायक नहीं। लायक नहीं का मतलब क्या, लायक बनाना पड़ेगा ना, नालायक होगा इसका मतलब घास उग रही है, आपने लायक बनाया नहीं, लायक बनाओ। इसका मतलब क्या, डिसीजन मत लेने दो, डिसीजन लेने देना पड़ेगा। तो 3 तरह की पेरेंटिंग होती है, 3 तरह की टीचिंग होती है। पहली पेरेंटिंग होती है जिसको कहते हैं ओवर पेरेंटिंग। क्या कहते हैं? ओवर पेरेंटिंग। ये जो पेरेंटिंग होती है ना, ये कहती है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जो मैं बोलूंगा वो तू करेगा, मैं जो कपड़े बोलूंगा वो तो कपड़े पहनेगा, मैं जो खाना बताऊंगा तो खाना खाएगा, मैं जो बताऊंगा वो तो करेगा, मैं जो पहनाऊंगा वो पहनेगा, मैं जो पढ़ाऊंगा पढ़ेगा, मैं जब क्लास वर्क बताऊंगा क्लास वर्क करेगा, जो होमवर्क बताऊंगा जो होमवर्क करेगा, जैसा बताऊंगा वैसा करेगा। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मैं बोलूंगा क्या, मैंने तेरे लिए इतना किया, तू मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। तो ये प्यार था कि व्यापार? व्यापार था, प्यार नहीं था, ये व्यापार था, कुछ लेने के लिए किया था। ये है अहम ब्रह्मास्मि। मैं अपने बच्चे की साइकिल का हैंडल पकड़े रहने चाहता हूं, छोड़ना नहीं चाहता। यहीं पे बताइए, साइकिल कितने लोग चला लेते हैं यहां पर? लगभग सभी चला लेते होंगे। पहले दिन जब आपने बाइक चलाई थी या साइकिल चलाई थी, याद करिए, चलाई थी, जब सीखी नहीं चलाई थी, पहले दिन जब मोटरसाइकिल चलाई थी या बाइक चलाई थी, मुझे बताओ पहले आगे कौन बैठा था, चलाने वाला कि सिखाने वाला? और पीछे कौन बैठा था? सिखाने वाला। आगे सीखने वाला, पीछे। लाइफ के 2 पहलू हैं, लाइफ के एक सिक्के के 2 पहलू, एक लाइफ और एक पढ़ाई। अगर दोनों अलग अलग मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लाइफ के रूल एक ही रहेंगे, जो पढ़ाई के हैं, जो लाइफ के हैं। रूल सिंपल, जो सीखेगा वो आगे बैठेगा, जो सिखाएगा वो
पीछे बैठेगा। रोटी बनानी सीखी थी जब पहली बार, तो मुझे बताओ बेलन किसके हाथ में था, माँ के हाथ में कि आपके हाथ में? आपके हाथ में था, माँ पीछे खड़ी थी। क्लास में सीखने वाला कौन? बच्चा। सिखाने वाला कौन? आगे कौन रहता है? तो कौन सीखेगा? सच्चाई है। फिर मैं बोलूंगा मेरा स्कूल या किसी और का स्कूल, क्लास 10th में टीचर जाता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता है, खुद एक बार पढ़ के चला आता है, बच्चा वहीं का वहीं रह जाता। अगर बच्चे को पढ़ना होता तो पढ़ गया होता। दिक्कत क्यों? क्योंकि हैंडल तुमने पकड़ा हुआ, तुम बोलते हो हम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूं, हैंडल मैं पकड़ूंगा, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं दूंगा। क्यों? मैं तो तुझे कंडक्टर बनाऊंगा, ड्राइवर कभी बनाने नहीं दूंगा। ड्राइवर कभी नहीं चाहता कि कंडक्टर ड्राइवर बन जाए। ड्राइवर क्या चाहेगा? कंडक्टर कंडक्टर बना रहा है, चला जाएगा तो मेरी चली जाएगी। तो गुरु हमेशा गुरु बनाता है। अब पूरा चेंज हो रहा है स्कूल का सिस्टम। हम खड़े रहेंगे पीछे। पेरेंटिंग है 3। पहली है ओवर पेरेंटिंग। ओवर पेरेंटिंग में मैं आगे तू पीछे। जब मैं आगे चलूंगा तो एक तो पक्की बात है कि मुझसे आगे तो कोई नहीं निकल सकता। अब तुम्हारी कंपटीशन आगे में, मैं तो आगे हूं ये तो पक्का है, मुझसे आगे तो कभी नहीं निकलेगा। अच्छा, मैं आगे चलूं तो मैं पीछे के कितने लोगों को देख पाऊंगा? किसी को भी नहीं देख पाऊंगा, नहीं। अब सोचो एक बस में आप हो, और बस से अगर आपके पूरे परिवार को उतरना हो, आप सबसे जिम्मेदार हो, तो आप सबसे पहले उतरोगे कि सबसे बाद में? देखो लाइफ में सब रूल पता है, पढ़ाई में नहीं लगाते। सबसे पहले सबको उतारोगे अपने आप, सबसे पीछे रहोगे। तो फर्स्ट पेरेंटिंग इज ओवर पेरेंटिंग, अहम ब्रह्मास्मि। सेकंड इज लोअर पेरेंटिंग। लोअर पेरेंटिंग का मतलब होता है मुझे कोई मतलब नहीं तेरे से, जो मिल जाती है हमको कभी कभी सरकारी स्कूल में, मजबूरी है, टीचर ही नहीं है। एक स्कूल, मैंने एक स्कूल गोद लिया है, एक टीचर 400 बच्चे, क्या करेंगे बेचारे, क्या ही कर लेंगे। हालांकि सबसे अच्छे टीचर ले जाते हैं वो, हमारे सबसे अच्छे टीचर निकल के प्राइमरी में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो बेचारे क्या करें, एक टीचर 400 बच्चा। या फिर किसी के अगर 14 बच्चे होंगे किसी माँ बाप के, तो वो क्या करेंगे? लोअर पेरेंटिंग। बेटा तू गिर चाहे कुछ करना, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुझे जो करना है वो कर, मजबूरी। ऐसा मिलेगा आपको, प्राइमरी स्कूल में मिल जाएगा, कुछ कुछ मोहल्लों में मिल जाएगा, जहां 14 बच्चे होंगे, क्या ही करेंगे? लोअर पेरेंटिंग। अब तुम जो बताओ, बड़े तो हो ही जाओगे, जिसका कोई नाथ नहीं उसका जगन्नाथ, कुछ ना कुछ तो करोगे। तीसरी पेरेंटिंग होती है जिसको बोलते हैं नेचुरल पेरेंटिंग या नेचुरल टीचिंग। उसमें आप होते हैं जिसको कृष्ण बोलते हैं दृष्टा। दृष्टा का मतलब आप खड़े हैं पीछे से और आप देख रहे हैं। आप याद करो आपने अपने बच्चे को साइकिल कैसे सिखाई। आपने पीछे से साइकिल को पकड़ा, बच्चा जा रहा था और बच्चा कह रहा था पापा छोड़ना नहीं, आप कह रहे थे बेटा नहीं छोड़ूंगा, और छोड़ दिया, आपको पता भी नहीं चला बच्चे को, और बच्चा चलाने लग गया। तो मतलब जब तक बच्चे को आजाद नहीं करेंगे बच्चा काम नहीं करेगा। अब पूरी क्लास में क्या होने वाला है? हर बच्चा आजाद। बच्चा सुबह आके डिसाइड करेगा अपने आप कि बेटा आज तुम क्या क्लास वर्क करोगे और कितना करोगे। डिसीजन विल बी टेकन बाय स्टूडेंट, नेवर विल बी टेकन बाय टीचर। बच्चा आएगा, डिसाइड करेगा आज मैं कितने चैप्टर्स करूंगा, आज मैं कितनी रीडिंग करूंगा। और मैंने देखा है जिस दिन बच्चा डिसाइड करता है उस दिन टीचर के ज्यादा करता है वो, अपने आप करता है। एक बच्चा कहता है मैं 2 चढ़ूंगा, तो दूसरा बच्चा बोलता है मैं 4 पढ़ूंगा। इसी को कहते हैं आदेश वर्सेस आज्ञा। आदेश और आज्ञा क्या क्या मतलब, बहुत सही से समझिएगा। आप यहां बैठे हैं, मैंने बोला कि देखो बिस्कुट है, एक एक बिस्कुट लेके आओ और खाओ। अब आपका मन नहीं है, तब भी खाना है, तो इसको क्या बोलेंगे? आदेश। आदेश का मतलब जब काम आप करें सामने वाले के कहने से। जब जब आप काम सामने वाले से कहने से करेंगे तब तब आपके मन में डिप्रेशन आएगा, रिग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगी, झुलझुलाहट आएगी। और हमारे बच्चे के बीच में जो रिश्ते खराब हो रहे हैं वो केवल इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम उनको आदेश देना चाह रहे हैं। आदेश में हमेशा 2 होते हैं, और आपका बच्चा आपकी बात केवल तब तक मानेगा जब तक आप सामने होंगे, सामने से हटेंगे मानना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उसको आदेश दे रहे हैं। और दूसरा होता है आज्ञा। आज्ञा का मतलब होता है समझ में आ गया। क्या होता है आज्ञा का मतलब? अब अगर मैंने यहां पर आपको समझाया कि सुबह सुबह पानी पिया करो, पानी पीने से पेट साफ हो जाएगा, पानी पीने से डिटॉक्सिएशन हो जाएगा, पानी पीने से ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मैंने समझाता चला गया आपको 500 चीजें। अब आपको समझ में आ गया। अब मैं नहीं रह गया, अब आप ही हो गए, मैं आप में विलीन हो गया। अब जब आप पी रहे हैं तो अपनी मर्जी से पी रहे हैं। एग्जाम्पल लें कि जब राजा दशरथ ने बोला, जब राजा दशरथ ने राम से बोला कि बेटा सुबह तुमको वनवास जाना है, तो क्या राम रोए थे? नहीं। रात भर राजा दशरथ विषाद में रहे और सुबह दोबारा आए राम के पास और बोला बेटा तू मत जा। तू मत जा यार, मत जाओ, वो गलती हो गई ना मुझसे। तो राम ने क्या बोला? राम ने बोला रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ने कहा पिताजी आपका वचन है वो भी मां के सामने चला जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके कपड़े तक उतरवा लिए गए और वो तभी भी गए, खुशी खुशी गए। तो इसको क्या बोलेंगे? आज्ञा। समझ में आ गया। अच्छा मुझे बताओ, बच्चे जब एप्लीकेशन लिखते हैं
स्कूल में प्रधानाचार्य के लिए तो क्या लिखते हैं नीचे, आपका आदेशानुसारी कि आपका आज्ञाकारी, और होते क्या है आदेशानुसारी, झूठ लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमको आदेश और आज्ञा में कभी अंतर समझ में आया ही नहीं। क्लास में क्या होने वाला है, क्लास में होगा कंप्लीट आज्ञा। अगर तुम्हारा आज पढ़ने का मन नहीं है तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, किसी कीमत पर नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन तुमसे प्रश्न पूछेंगे 500 कि क्यों नहीं पढ़ रहा और मुझे जस्टिफाई कर दो। ये ना जो हम समझाने की कोशिश करते हैं ना लोगों को, जो हम समझाने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को, ये सबसे बुरी बात है। आपने कहावत सुनिए, समझा बुझा देना, सुनिए सुनिए, हाँ या ना, सुनिए, समझा बुझा देना। समझा समझा के क्या कर दिया, बुझा दिया। हम बुझा कर देते समझा समझा के। एक माँ होती है, उससे उसका 1 साल का बच्चा बहुत अच्छे से खाना खाता है, अभी मैं खिलाऊं नहीं खाएगा। क्यों? माँ अच्छा समझा लेती कि माँ अच्छा समझ लेती है, कि समझ लेती है अच्छा अपने बच्चे को, अपने बच्चे को अच्छा समझा लेती है कि अपने बच्चे से अच्छा समझ लेती है, समझ लेती है। मैं अपने टोक्यो को, अपने कुत्ते को अच्छे से खाना खिला लूंगा, आप नहीं खिला पाओगे। क्यों? मैं उसको अच्छे से समझा लेता हूं, समझ लेता हूं। तो समस्या यह है कि हम सबको समझा लेना चाह रहे हैं, सबको समझा लेना चाह रहे हैं। पति पत्नी को समझा लेना चाह रहा है, पत्नी पति को समझा लेना चाह रहा है, बाप बेटे को समझा लेना चाह रहा है, बेटा बाप को समझा लेना चाह रहा है, और सब बोलते कोई मेरी सुनता नहीं, कोई सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि तुम किसी को नहीं सुनना चाहते। कृष्ण ने जब गीता सुनाई तो पहले पूरा अध्याय सुना शांति से, और फिर 17 सुनाए। अगर पहला ना सुना होता तो 17 सुना नहीं पाते। तो जो पूरी बात चल रही है क्लासरूम में, वो किस बात की होगी? कंप्लीट होगी आदेश नहीं आज्ञा की। आपका बच्चा डिसाइड करेगा कि मैं अपनी इस बुक को कितने दिन में खत्म करूंगा, मैं इस बुक को कितनी देर में खत्म करूंगा। मतलब आपका बच्चा पहले दिन से अपनी कोर्स की प्लानिंग करेगा। वो डिसाइड करेगा कि उसको गेम्स का पीरियड कब चाहिए, मैं डिसाइड नहीं करने वाला। ही विल डिसाइड कि उसको गेम्स का पीरियड कब चाहिए। ही विल डिसाइड कब हिंदी की रीडिंग खत्म करके उसको हिंदी की डिक्टेशन पे पहुंचना है। ही विल डिसाइड कब हिंदी की डिक्टेशन को खत्म करके हिंदी की पिक्चराइजेशन पे पहुंचना है। उसको केवल इतना पता करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि बेटा हिंदी की पिक्चराइजेशन कब तुम्हारी पूरी हो गई। तो मेरा काम होगा पीछे खड़े रहना, टीचर का काम होगा पीछे खड़े होकर के सबको देखते रहना। सब आगे से दौड़ रहे हैं, मैं पीछे से खड़ा हूं तो मैं सबको देख पा रहा हूं, और मैं अगर आगे आगे दौड़ूंगा तो मैं किसी को भी देख नहीं पाऊंगा। तो ऐसा कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम जिसकी मैंने भी आपसे बात करी, ये बहुत अजीब लग रहा होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा? अजीब लगेगा। अब 14 पैर की छिपकली दिखेगी तो अजीब लगेगी, बट बिलीव मी वी हैव रिसर्च अ लॉट ऑन दिस। अगर थोड़ी सी रिसर्च की बात करें, सो एक पिछले 2 साल से 2.5 साल पहले एक इवेंट हुआ जिसमें वी गॉट अ चांस टू गो टू फिनलैंड। फिनलैंड जाने का मौका मिला। फिनलैंड इज द टॉप कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, नंबर 1 है पूरी दुनिया भर में। वहां जाने का मौका मिला, जब एजुकेशन सिस्टम को देखने का मौका मिला, उसको रिसर्च करने का मौका मिला फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को, तो हमने देखा यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो बिल्कुल अलग है। मतलब ये बच्चे कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल ही अलग, ये आखिर कैसे हो गया? तो हमारी आदत है थोड़ा डीप में घुस जाने की, थोड़ा डीप में घुसे, पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा और पढ़ा, तो देखा कि ये जो जितने भी चीजें हैं जो ये कर रहे हैं, ये केवल उसका 1% है जो हम 5000 साल पहले करके छोड़ चुके हैं, 500 साल पहले करके छोड़ चुके हैं। जो इंडिया में आकर के गुरुकुल सिस्टम को खत्म कर दिया गया, ये गुरुकुल सिस्टम का 1% भी नहीं है। देन आई स्टार्टेड विजिटिंग द गुरुकुल। इंडिया भर के गुरुकुल हमने विजिट शुरू किए। जब हमने इंडिया भर के गुरुकुल विजिट शुरू करी, जब हमने सारे गुरुकुल को देखा, तब दिमाग की बत्ती खुली कि ये इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था। ये जितनी चीजें हमने आपको बताई ये सारी ऑलरेडी इंडिया में चल रही थी। ऐसी एक भी चीज नहीं थी जो आज से 500 साल पहले यहाँ चलती ना हो, लेकिन सारी की सारी चीजें खत्म कर दी गई। तभी 5 पांडव थे और 5 पांडवों को अलग अलग चीजें आती थी, किसी एक के ऊपर दबाव नहीं बनाया गया। अब when we started सर्चिंग ऑन इट, तब हमको समझ में आया कि गुरुकुल का मतलब क्या होता है। तब समझ में आया कुल का मतलब समझते परिवार, और गुरु का मतलब एक ऐसा परिवार जहां केवल गुरु रहे, जहां चेले नाम की कोई चीज ना हो। बचपन में चूरन खाया था, गुरु चेला हमने खाया था, आपने खाया कभी? गुरु चेला खाया कभी? खाया नहीं खाया कभी? देखा गुरु चेला? ऐसे कर दो तो गुरु होता था, पलट दो तो चेला हो जाता था। सरदार जी बने होते थे, याद है? नहीं याद? ऐसे कर दो तो गुरु, तो ऐसे कर दो तो चेला। तो गुरु और चेला एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, 2 अपोजिट चीज अगर एक साथ आएंगी तो लड़ाई होगा कि झगड़ा? क्या होगा? इसीलिए क्लास में झगड़ा कभी बंद नहीं होता। क्यों? क्योंकि टीचर और बच्चा एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर पूरे सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। पहले गुरु को बना दिया गया चेला, फिर सारे चेला एक साथ बन जाएंगे गुरु। मतलब जो एजुकेशन का अगर आप बोलेंगे कि आप 3 साल बाद बच्चे को कहां देखते हैं, 4 साल बाद बच्चे को कहां देखते हैं, सो वेयर आई सी माई चाइल्ड आफ्टर 3 years,
किसी भी क्लास की, 3 साल बाद जब वो थर्ड में आएगा तो अपनी हिंदी की बुक को अगर मैं उसको दे दूं तो 15 दिन के अंदर पूरी की पूरी हिंदी की बुक को खत्म कर दे। 15 दिन से उसको ऊपर लगे ना अपनी क्लास की हिंदी की बुक खत्म करने में। अगर हम उसको इंग्लिश की बुक दे दे तो पूरी की पूरी इंग्लिश की बुक वो 20 से 25 दिन के अंदर खत्म कर दे, इससे ऊपर उसको समय लगेगा ना। साइंस की बुक को दे दे तो 20 दिन के अंदर खत्म कर दे, मैथ्स की बुक को दे दे तो 1 महीने के अंदर खत्म कर दे, 4 महीने के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दे। अब बताओ 4 महीने के अंदर खत्म कर दे तो बड़ा प्रश्न ये आएगा कि 8 महीने करोगे क्या? दैट द लाइफ बिगिंस। एक भी ऐसी स्किल जो इस दुनिया में अवेलेबल है, अगर आपके बच्चे के अंदर है तो वो ग्रो होनी चाहिए। यहीं पर से स्किल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और एक स्किल, जैसा मैंने कहा, एक कला, एक स्किल पकड़ ले। अगर आपके बच्चे के अंदर सिंगिंग अच्छी है तो पढ़ाई में तो 100 लाएगा, वहां से एक पैसे का कॉम्प्रोमाइज नहीं। अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक हमने ये मान रखा है कि अगर तुम सिंगिंग में अच्छे हो तो तुम्हें पढ़ाई में छूट होने की गारंटी है। मैंने कहा सचिन अच्छा है तो नमे में फेल होने की गारंटी हो गई, तो नमे में फेल हो लो। ये कौन सी बात है भाई, ये कौन सी बात हो गई? हमने मान रखा है अगर तुम सिंगिंग में अच्छे हो तो पढ़ाई में खराब हो लो, कोई बात नहीं। अगर तुम इसमें अच्छे हो तो इसमें खराब हो लो, ना ना, ये कोई मतलब नहीं। पढ़ाई इज द मिनिमम थिंग टू डू। ये पहले करो फिर कुछ और करो, लेकिन इसको मिनिमम कॉमन एजेंडे में करो। ऐसे करो कि इसमें कोई लोड ना रह जाए, मेरे पास से दिमाग फ्री हो जाए। 8 महीने जो स्किल हो आपके बच्चे के अंदर, अगर आपके बच्चे के अंदर सिंगिंग हो तो सिंगिंग इतनी उठा दी जाए कि वो आगे कुछ बन जाए। अगर डांसिंग हो तो डांसिंग को आगे बढ़ा दिया जाए। अगर बुक राइटिंग हो तो बुक राइटिंग को बढ़ा दिया जाए। अगर उसके अंदर स्पीच हो तो स्पीच को बढ़ा दिया जाए। जीके हो तो जीके को बढ़ा दिया जाए। स्कूल के अंदर 21 क्लब्स नए बन रहे हैं, 21 तरीके की स्किल्स में बन रहे हैं, और आपका बच्चा जिस क्लब में आ जाएगा 12 साल उसी क्लब में रहेगा। अगर अर्जुन ने तीर सीखा तो पूरे 12 साल तीर ही सीखा, ये नहीं आज तीर सीखी कल गदा सीखी। एक समय में एक कला, 2 कला खींचेंगे तो खा जाएंगे कलाबाजी। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? कहते हैं आप बच्चे को कुछ दे नहीं सकते, अगर दे सकते हैं तो महोदय केवल एक चीज, बात को पकड़ लेना, एक ही चीज दे सकते हो, वो है मौका। और कोई चीज नहीं दे सकते, केवल मौका दे सकते, वो काम करने का जिस काम करने के लिए वो बना है। कहते हैं हर एक बच्चे के अंदर एक अलग क्वालिटी है। किस बात के लिए? शब्दों के लिए कि कर्मों से? शब्दों से बोलते हो, कर्मों से कभी निकल के आई? तुम्हारे अंदर कभी निकली? नहीं निकली। और बोलते चले आओ हर आदमी में एक क्वालिटी होती है, हर आदमी यूनिक होता है। ये शब्दों से ना, कहावतों ने मैं बड़ा बुरा किया है। कहावत में हर आदमी यूनिक है, कौन सी यूनिकनेस अपनी बता दो मुझे। नहीं पता तुमको, क्यों? क्योंकि कभी ढूंढी नहीं गई। ये ढूंढने वाले की भी कमी थी, तुमने कभी नहीं ढूंढी क्योंकि कभी किसी ने ढूंढी नहीं, तो तुमको लगता ही नहीं ढूंढनी चाहिए। केवल बोल देंगे ना, वैसे बोलने से काम चल जाएगा। पूत सबूत तो क्या धन संचय, पूत कबूत तो क्या धन संचय। बोलने से कोई काम नहीं चलने वाला है। कहते हैं बीमारी मतलब इलनेस, डॉक्टर साहब बैठे हैं, कहते हैं बीमारी, इलनेस और स्किल जितनी जल्दी ढूंढ लो उतनी जल्दी अच्छी। बीमारी जितनी पहली स्टेज में पता चल जाए उतना अच्छा, और स्किल जितनी पहली स्टेज में पता चल जाए उतना अच्छा। तो डॉक्टर होता है बीमारी को ढूंढने वाला और गुरु होता है स्किल को ढूंढने वाला। तो हमारा और आपका मिलकर काम क्या होगा कि बच्चे को एक फ्री एनवायरनमेंट देना और बच्चे को उड़ने का मौका देना। 2 ही तरीके के तोते हो सकते हैं इस दुनिया में, एक पिंजड़े वाला, एक बाग वाला। कौन सा? एक पिंजड़े वाला, एक बाग वाला। अब पिंजड़े वाला तोता कैसा था, सोचो उसकी कितनी मस्त जिंदगी है। आप पहुंचे और पिंजड़े में जो तोता था उसको जाकर के सुबह आपने खाना दिया, दोपहर में जाके मिर्ची दी, शाम को जाके प्यार किया, मिट्टू मिट्टू बेटा बेटा, मिट्टू मिट्टू बेटा बेटा, शाम को जाके खाना दिया। और एक बाग में तोता है, बेचारे को पता नहीं खाना मिला कि नहीं मिला, बेचारा पता नहीं कितना परेशान है, बाग में बैठा है, हो सकता है भूखा सोए। खुश कौन है दोनों में से? करेक्ट, बाग वाला। बांध के रखा है हमने अपने बच्चों को। इसको देना पड़ता है मटेरियल। जब जब आप इंग्लिश का मटेरियल देंगे, इंग्लिश का चैप्टर देंगे, जब जब आप देंगे हिंदी का चैप्टर, जब जब आप देंगे साइंस का चैप्टर, जब जब आप देंगे मैथ्स का चैप्टर, वो बोलेगा मुझे थर्ड का आता है, फोर्थ का नहीं आता और सेकंड वाला भूल गया। और जब जब देंगे स्किल तो वो बाग में उड़ेगा अपने आप। और अंतर देख लीजिए आप, एग्जाम्पल इसको ट्राई कर लीजिएगा। घर में अगर आपके तोता हो, तोते के पास आप रख दीजिएगा एक अमरूद और 4 अमरूद रख दीजिएगा तोते के पास, और अमरूद उस तोते में मुंह मार दे पिंजरे वाला, और खा के देखिएगा कड़वा निकलेगा। और बाग में मार दे, खा के देखिएगा मीठा निकलेगा। टेस्ट कर लीजिएगा कल आप। क्यों? एक स्किल वाला है, एक मटेरियल वाला है। इसके पास 4 रख दीजिए, आप लीजिए इस तोते से 4 अमरूद रखे होंगे, एक निकालिए, ये चोच मारेगा तोता आपको, चोच मारेगा ही मारेगा 4 में से। और बाग में जाइए, तोता बैठा होगा, पेड़ से तोड़िए, कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो आजाद है। हमें अपने बच्चे को एक ही ऑब्जेक्टिव है, बच्चे को आजाद करना, बच्चे को मटेरियल नहीं, बच्चे को स्किल देना, इस लायक बना देना कि वो अपना सिलेबस पूरा कर पाए। जहां से इस पूरी एजुकेशन की शुरुआत करी थी। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता जिसमें हम बच्चे का कोर्स पूरा करा दें, और दूसरा रास्ता जिसमें बच्चे को कोर्स पूरा करने के लायक बना दे। लायक बनेगा स्किल से। अब पहले तो आपने सपने में बोल दिया कि दूसरा वाला रास्ता चाहिए। अब यहां पर बात आ गई कि दूसरा वाला रास्ता आएगा कैसे। अब बताओ किसको किसको दूसरा वाला चाहिए, पहला वाला कि दूसरा वाला?
फिर से सुन लीजिए, कोर्स पूरा करा दे कि कोर्स पूरा करने के लायक बना दे, पहला कि दूसरा हैंड रेस, कौन सा भाई उठाओ भाई, से बात है, पहला या दूसरा? करेक्ट। तो दूसरा रास्ता अलग होगा, दूसरे रास्ते पे कठिनाइयां आएंगी, कठिनाइयां हम पूरी करते जाएंगे, बट हम बनाएंगे उनको वैसा ही कि हमारा बच्चा लायक बने, नालायक किसी भी कीमत पर ना बने। ये था पूरा एजुकेशन सिस्टम। इसमें हम आपके साथ आज क्यों बैठे हैं और क्यों आपसे बात करी, नहीं भी बात करते तो चलता, क्या जरूरत थी बात करने की? क्या आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है? बिल्कुल है, और ट्रस्ट नहीं होता तो क्यों पढ़ा रहे होते? ट्रस्ट है, जरूरत भी नहीं थी हम आपको बताते, लेकिन बताया केवल इसलिए ताकि आपका होम ट्यूटर घर पे जो बैठा हो, वो आप जब कोई और काम ना कर दे, आप कोई और काम ना कर दें, बच्चे के पेरेंट कोई और काम ना कर दें, बच्चे के ग्रैंड पेरेंट कोई और ना काम कर दें, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आपको हर दिन कोई नई चीज दिखेगी, आपको हर दिन कोई अलग चीज दिखेगी, जब अलग चीज दिखेगी तो किससे पूछोगे? पड़ोसी से। पड़ोसी कहेगा हाँ ये तो अलग है। होम ट्यूटर से पूछोगे, वो तो कहेगा हाँ ये तो अलग है, ये तो कुछ गलत है। चाचा से पूछोगे तो कहेगा हाँ ये तो बिल्कुल अलग है। किसी से भी पूछोगे उसका रिप्लाई नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? टीचर से। और किससे मिलेगा? मुझसे मिलेगा। तो इस पूरी मीटिंग का ऑब्जेक्टिव केवल इतना था कि जो भी चीजें आपको आगे दिखेंगी वो नई होंगी, समझ में मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, लेकिन ये मुझे बिल्कुल पता है जो चीज मुझे समझने में 2.5 साल लगा, वो आपको समझने में 2 मिनट कैसे लग जाएगा, 2 घंटे में कैसे समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। ये एक वीडियो बन गया है जो आपको भी मिलेगा और पूरे हिंदुस्तान भर को मिलेगा, सभी इसको देखेंगे, बार बार देखिएगा, बार बार समझिएगा। हम सबके बीच में बात कर सकते हैं, अपने टीचर से किसी से बात कर सकते हैं। कंफ्यूजन में कम्युनिकेशन की कमी नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन में कम्युनिकेशन की कमी होती है, वही प्रॉब्लम है। ऐसा ना हो कोई रह जाए, आप हमसे बात करें, हम आपसे बात करें, यहीं पर हमारी बात खत्म होती है। एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द टीम जो अब इसके साथ काम करेंगे। वी हैव गॉट नंदिनी मैम जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं, एंड सूफिया मैम जो कोऑर्डिनेटर है हमारी प्री प्राइमरी ग्रुप की, जो अभी तक आपके बच्चों को देख रहे थे। इनको और जो हमारे आगे के कोऑर्डिनेटर हैं जो आपके साथ हैं, अमित पांडे सर और नवीन सर, ये अब हमारे आगे के कोऑर्डिनेटर होंगे जो आपके बच्चों को देखेंगे। बट पुराने कोऑर्डिनेटर 2 छोड़ेंगे नहीं जब तक नए वाले सही से पकड़ नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने आज छोड़ दिया तुम पकड़ो जाके, ये एक ब्रिज रहेगा 2-3 महीने का, जब पुराने कोऑर्डिनेटर और नए कोऑर्डिनेटर आपस में जब तक बच्चों को बहुत अच्छे से समझ नहीं लेंगे तब तक एक दूसरे को रिलीज नहीं करेंगे। तो आप अभी दोनों से ही बात कर सकते हैं, अभी इनसे इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे तो उनसे भी बात कर सकते हैं, इनसे भी बात कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये चूंकि पूरा बोथ सिस्टम है तो इसके लिए एक डेडिकेटेड पर्सन है, मनी मैम। हाँ, मनी मैम है, शी इज डेडिकेटेड टू बोथ, शी इज ट्रेन्ड इन दिस। 1 साल से लगातार मैम की ट्रेनिंग चल रही है, पेरेंट को ट्रेन करने के लिए, बच्चों को ट्रेन करने के लिए, टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, इस पूरे बोध के पैटर्न पे। इस क्लासेस को हम बोलते हैं, मैम आपने लिखा नहीं यहाँ पर, इन क्लासेस का नाम हमने दिया बोध क्लासेस, BODH, बोध क्लासेस। बोध क्लासेस का मतलब क्या? बोध का मतलब होता है बुद्धि से, मतलब हमारे बच्चे के पास बुद्धि होनी चाहिए, उसके पास एक पावर होनी चाहिए ये पहचानने की क्या सही क्या गलत। ये जो लास्ट थिंग थी, अगर ये नहीं आता तो उसको जीवन में जीने का ही कोई फायदा नहीं, राइट और रॉन्ग। उसको पता होना चाहिए मैं ये काम गलत कर रहा हूं, ये काम सही कर रहा हूं। ये काम हमने ऑलरेडी शुरू कर भी दिया है। हर दिन बच्चे से 5 अच्छी और 5 बुरी चीजें लिखवाई जा रही है स्कूल में। आई बिलीव आप भी लिखवा रहे होंगे घर पे, हम लिखवा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव केवल इतना ही है कि लगातार बार बार उससे उसके बुरे एक्शंस को एनालाइज करवाया जाए कि बेटा तुमने जब ये गलत काम किया तो गलत काम करते समय जब तुमने गलत काम किया तो होश में क्या बेहोश में किया। होश का मतलब तुमने सोच समझ के किया, बिना सोच समझे किया। तो 80% टाइम आप समझेंगे कि गलत काम जब आप करते तो बिना सोचे समझे करते। तो बार बार बच्चे से पूछ के 1 साल 2 साल 3 साल में बच्चे को इस स्टेट पे लाने की स्थिति होगी कि जो भी काम करो सोच समझ के करो, पहले सोचो फिर करो, पहले यहां पर देख लो क्या चल रहा है फिर करो। उसके बाद उसको यह बताना कि ये गलत काम करते समय क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन था कि इसको अच्छे से कर पाया जाए, अगर था तो तुमने उसका चुनाव क्यों नहीं किया। ये काम लगातार बच्चे के साथ चलेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। इंटर तक आते आते हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारा बच्चा हर काम करने से पहले सोच रहा है, ना कि बाद में। थप्पड़ मारने से पहले सोचेगा, ना कि बाद में जाके सोचेगा भैया वो धोखे से गलती से मार दिया। अगर मारा है तो सोच समझ के मारा है, फिर वो बोलेगा यही कि मारा मैंने बिल्कुल सही है, फिर चाहे कहीं ले जाओ। इसके अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं था।